नदी के उस पार बच्चों के हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी, क्योंकि वे पानी में एक दूसरे को छुपकर खेल रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनसे 100 मीटर नीचे अनगिनत काले रंग के मगरमच्छ उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठा चुके थे। एक अकेला जीव तैरता हुआ ऊपर आया। उसकी निगाहें पानी में तैरती एक युवती पर टिक गईं। उसकी पूंछ उसके पीछे आगे पीछे हिल रही थी, जिससे उसकी गति बढ़ रही थी। उसका विशाल मुंह खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत धुंधली गहराई में चमक रहे थे। 50 मीटर, 40, 20, 10। उसकी निर्मम आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। वह शिकार करने के लिए झपटा। वह उस भोले भाले बच्चे को काटने ही वाला था कि तभी 5 मीटर लंबा बर्फीला भाला पानी को चीरता हुआ उसके खुले मुंह में घुस गया। नदी की सतह के नीचे अपने शरीर को मरोड़ते हुए गहरे रंग के मगरमच्छ ने एक चीख निकाली। सभी लोग नदी से बाहर निकलो, गहराई में राक्षस छिपे हुए हैं। विलियम चिल्लाया, जल्दी करो। अगर लड़की के बगल में नदी की सतह खून से सनी न होती तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। डर के मारे चीखती हुई वह लड़की किनारे की ओर तैरने लगी। नदी का पानी उफान पर आते देख कई बच्चे भी डर के मारे पीछे हट गए। अचानक नदी की सतह पर एक विशालकाय खुला मुंह दिखाई दिया। यह 10 मीटर से भी अधिक लंबा मगरमच्छ था और उसकी आंखें बच्चों पर शिकारी लालसा से टिकी हुई थीं। शताब्दी काला पपड़ीदार मगरमच्छ, वयस्कों में से एक ने हैरानी से कहा। जल्दी, नदी को तुरंत खाली करो। सेंटेनियल बीस्ट ने अपना मुंह चौड़ा खोला और पानी का एक तीव्र गोला फेंका। विलियम की गर्दन के बाल खड़े हो गए क्योंकि उसे मृत्यु का आभास हो रहा था। बर्फ की दीवार। विलियम ने अपने सामने बर्फ की 5 दीवारें खड़ी कर दी, जिससे सुरक्षा की 5 परतें बन गईं। वह और भी दीवारें खड़ी करना चाहता था, लेकिन समय कम था। पानी के गोले ने पहली 2 बर्फ की दीवारों को झट से तोड़ दिया और तीसरी को आसानी से पार कर गया। लड़के के पास प्रभाव को सहने के लिए केवल पर्याप्त समय था, क्योंकि उसके सामने ही 5 परतें ढह गईं। एला ने सींगों वाले जलगोले का सामना किया और टकराते ही उसे निष्क्रिय कर दिया। फिर भी विस्फोट के कारण वह और विलियम कुछ मीटर दूर जा गिरे। अगर 5 बर्फ की दीवारों ने उस पानी के गोले की शक्ति को कम न किया होता तो एला शायद अब तक टुकड़ों में बिखर चुकी होती। विलियम जब धीरे धीरे जमीन से उठा तो उसके होठों के कोने से खून की एक धार बह रही थी। एला ने विलियम को अचानक होने वाले हमलों से बचाने के लिए खुद को उसके सामने खड़ा कर लिया। उसी क्षण नदी की सतह पर सैकड़ों सिर ऊपर उठने लगे। जब उस छोटे लड़के और बकरी ने देखा कि मगरमच्छों के झुंड में 10 साल पुराने गहरे रंग के मगरमच्छ थे, तो वे भयभीत हो गए। विलियम की हालत जानने के लिए दौड़कर आए थियो ने उन राक्षसों को भय से देखा। सौभाग्य से उनमें कोई मिलेनियल बीस्ट नहीं है, थियो हकलाते हुए बोला। अगर होता तो हम सचमुच बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। थियो की टिप्पणी सुनकर विलियम का शरीर अकड़ गया। वह अपने अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारना चाहता था और चिल्लाना चाहता था, मौत का खतरा मत पैदा करो बेवकूफ। जीवन मरण की लड़ाई का सामना करते समय विलियम को 2 प्रकार के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। वे थे कौवे जैसे मुंह वाले लोग जो मृत्यु के संकेत देते थे, और सुअर जैसे साथी। इस समय विलियम उन्हीं लोगों में से एक को देख रहा था। इससे पहले कि विलियम अपने दोस्त को मौत का संकेत देने के लिए थप्पड़ मार पाता, एक और जीव ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। कम से कम 5 मीटर लंबा सुनहरे सिर वाला एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। उसकी खून जैसी लाल आंखें विलियम की ओर घूमी और लड़के को लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ रहे हैं। हे भगवान, 1000 साल पुराना विशालकाय सुनहरे शल्कों वाला मगरमच्छ, बारबातोस ने अविश्वास से कहा। उसने निगरानी मीनार से चेतावनी की घंटियां सुनी और जान गया कि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। जेम्स, मोड्रेड और लोंट के कुछ लड़ाके टोही अभियान के लिए शहर छोड़कर चले गए थे। इस समय लोंट में केवल कुछ ही उस्ताद बचे थे और वह उनमें से एक थे। धिक्कार है। बारबातोस हथौड़ा हाथ में लिए नदी की ओर दौड़ा। उसे अन्य रक्षकों के आने तक समय खरीदने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि इस झड़प में कोई भी बच्चा न मरे। थियो, भागो। विलियम ने थियो का लबादा पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले गया। बच्चों को वापस कस्बे ले चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? थियो ने पूछा। क्या तुम लड़ने जा रहे हो? जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं तो बस उन्हें रोकने में मदद करूंगा। विलियम ने उन मगरमच्छों की ओर देखा जो अब जमीन की ओर बढ़ रहे थे। बहुत हो गई बातें, जाओ। विलियम एला की पीठ पर सवार हो गया और वे दोनों अग्रिम मोर्चे की ओर दौड़ पड़े। सिस्टम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उदाहरण के लिए, मैंने अपने आइस मेज को आइस विजार्ड में अपग्रेड कर लिया है। क्या मेरे लिए एलिमेंटल लॉट, बैटल मेज, मैजिक स्वॉर्ड्समैन, आर्केन रेंजर और क्रायो लांसर जैसी अन्य एडवांस जॉब क्लासेस को अनलॉक करना अभी भी संभव है? जी हाँ, आप आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए जितनी बार चाहें उतनी बार जॉब क्लास बदल सकते हैं। अच्छा, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। मैं आइस विजार्ड बनना चाहता हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं?
बिल्कुल, क्या मुझे शेपर्ड जॉब क्लास के बजाय आइस विजार्ड जॉब क्लास को भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स आवंटित करने चाहिए? करने की कृपा करें। समझ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिंग, आपने सफलतापूर्वक आइस विजार्ड का दर्जा प्राप्त कर लिया है। एक जादूगर जिसने अपना जीवन बर्फ के जादू के रहस्यों को सीखने के लिए समर्पित कर दिया था। आइस मैजिक की प्रभावशीलता में 30% की वृद्धि हुई। मेजबान ने एक कौशल सीख लिया है, हिमंदी लहर। लेस देन हिमंदी लहर ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। इससे उपयोगकर्ता के चारों ओर बर्फ का विस्फोट होता है, जिससे दुश्मन दूर धकेल दिए जाते हैं और थोड़े समय के लिए जम जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विलियम ने गहरी सांसें ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। अगले पद पर जाना उसकी योजना में शामिल नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे ऐसा करना ही था। उसके पास मौजूद सभी जॉब क्लास में से केवल शेपर्ड और आइस मेज जॉब क्लास ही ऐसे थे जिनमें पर्याप्त स्तर थे जो कुछ फर्क ला सकते थे। 100 साल पुराने काले रंग के मगरमच्छ ने विलियम की ओर पानी का एक गोला दागा। लड़के ने हाथ उठाकर हमले को रोकने के लिए बर्फ की 6 परतें खड़ी कर दी। पिछली बार की तरह इस बार भी बर्फ की सभी 6 दीवारें चकनाचूर हो गईं। हालांकि इस बार हमले का असर पूरी तरह से कम हो गया। विलियम ने जब अपनी जॉब क्लास बदलकर आइस विजार्ड कर ली, तो उसकी बर्फ की जादुई शक्ति की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि हुई। नीले कोहरे ने एला और विलियम को घेर लिया और उन दोनों पर बर्फ का कवच डाल दिया। उसने बारबातोस और उन 10 अन्य वयस्कों को भी बर्फ का कवच प्रदान किया जो मगरमच्छों को दूर रख रहे थे। यह तो नामुमकिन है, बारबातोस ने मुंह बनाते हुए अपने हथौड़े से एक मगरमच्छ को हवा में उड़ा दिया। इन कमीनों में शारीरिक हमलों के प्रति जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है। हमें जादूगरों की जरूरत है। बर्फ की कील, हिमंदी भला, शीत का शंकु। विलियम का हमला युद्ध क्षेत्र से गुजरते हुए अपने रास्ते में आने वाले मगरमच्छों को जमा देने वाला था। हालांकि यह प्रभावी था, पर यह ऊंट के मुंह में जीरा मात्र था। सैकड़ों मगरमच्छ बेपरवाह होकर आगे बढ़ते रहे। जहां तक होड़ के नेताओं की बात है, सेंटेनियल और मिलेनियल बीस्ट्स बहुत ही बुद्धिमान प्राणी थे। ये देखकर कि युद्ध के मैदान में केवल एक ही जादूगर था, उन्होंने अपना सारा ध्यान विलियम पर केंद्रित करने का फैसला किया, जबकि निम्न श्रेणी के डार्क स्केल्ड क्रोकोडाइल्स ने बारबातोस और अन्य लोगों पर हमला किया। चैप्टर 52। एला लगातार भागती और बचती रही। उसके पास आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि मगरमच्छ विलियम को सबसे पहले खत्म करने पर तुले हुए थे। यहां तक कि मिलेनियल बीस्ट ने भी उनकी ओर शक्तिशाली जलप्रपात किए थे। नदी किनारे बर्फ की दीवारें खड़ी थीं और विलियम उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने केवल बचाव ही नहीं किया, बल्कि हमला भी किया। लेस देन प्राप्त अनुभव अंक 600 ग्रेटर देन। 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 योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विलियम खुशकिस्मत था कि मगरमच्छ अभी भी पानी से भीगे हुए थे। बर्फ के जादू ने उन सबको जमा दिया और बड़े मगरमच्छों ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। हालांकि वे शारीरिक क्षति से अप्रभावित थे, लेकिन जम जाने पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। बारबातोस ने अपने हथौड़े के एक ही वार से इन सभी जमे हुए मगरमच्छों को चकनाचूर कर दिया। भले ही उनकी संख्या 1000 से कम हो, फिर भी उन्हें मारना बहुत मुश्किल है, विलियम ने सोचा जब एला बाल एक और तेज गति वाले पानी के गोले से बची। मेरी माना शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं अकेला युद्ध का रुख नहीं बदल सकता। एला के लगातार हमलों से बचाव के लिए उसकी अधिकांश माना शक्ति आइस वॉल बनाने में खर्च हो गई। उसने आक्रमणकारी मंत्रों का प्रयोग बंद कर दिया और बचाव पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी माना पुनर्जनन शक्ति इस तीव्र युद्ध में पर्याप्त नहीं थी और लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। हजारों वर्षों से चला आ रहा विशालकाय जीव, सुनहरे शल्कों वाला मगरमच्छ, जमीन पर कदम रख चुका था। उसने दहाड़ने के लिए अपना थूथन उठाया और इस दहाड़ को सुनकर विलियम और एला डर के मारे कांप उठे। मेजबान ड्रैगन के भय से प्रभावित हो गया है। मेजबान की गति और प्रतिक्रिया में 50% की कमी आई थी। धत्तेरे की, विलियम ने गुस्से में कहा। मगरमच्छ कब अजगर बन गया? विलियम को यह नहीं पता था कि गहरे रंग के शल्क वाले मगरमच्छ निम्न श्रेणी के ड्रैगनों के वंशज थे। हालांकि उनके शरीर में ड्रैगन का रक्त बहुत कम था, फिर भी जो सहस्राब्दी जीव के स्तर तक पहुंच जाते थे, वे अपने शरीर में सुप्त प्राचीन रक्त को जागृत करने में सक्षम होते थे। मिलेनियल बीस्ट स्टेज पर एक गोल्डन स्केल्ड क्रोकोडाइल फ्लड ड्रैगन में विकसित हो सकता है। एला ने संघर्ष किया क्योंकि वह बाल पानी की गेंद से बची जो उनके बगल से कुछ ही इंच की दूरी से गुजरी थी। मामा एला, चलो पीछे हटते हैं, विलियम ने आदेश दिया। हम अब और टिक नहीं सकते। यहाँ रहना हमें केवल मृत्यु की ओर ले जाएगा। एला विलियम से सहमत थी, इसलिए वह तुरंत लोन्ट कस्बे की ओर दौड़ पड़ी। वे अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे। वयस्क भी धीरे धीरे पीछे हट रहे थे।
विलियम की पीठ पर निशाना साध रहे सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ के हमले को रोकने के दौरान बारबातोस जमीन से उछल पड़ा। श्रीमान बारबातोस, विलियम ने चिल्लाते हुए एला को गिरे हुए लोहार की सहायता के लिए आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूँ, बारबातोस दहाड़ा। मेरे पास मत आना वरना हम दोनों आसान शिकार बन जाएंगे। एला के अचानक रुक जाने पर विलियम ने दांत पीस लिए। वे बस देखते रह गए जब बारबातोस कांपते हाथों से हथौड़ा पकड़े हुए धीरे धीरे जमीन से उठा। चिंता मत करो, बारबातोस ने गंभीर भाव से कहा। इस स्थिति में मेरी मृत्यु तभी होगी जब वह सुनहरे शल्कों वाला मगरमच्छ मुझसे आमने सामने की लड़ाई करेगा। उसका कमजोर लंबी दूरी का हमला मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। श्री बारबातोस, क्या जीतने की कोई उम्मीद है? विलियम ने पूछा। अगर यही चलता रहा तो लूंट पर कब्जा हो जाएगा। बारबातोस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। लूंट के अंदर मौजूद जादूगरों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उनमें से आधे जादूगर इस समय जेम्स के साथ थे, जबकि बाकी आधे शायद रास्ते में थे। अगर सेलिन यहां होती तो शायद कोई रास्ता निकल आता, बारबातोस ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि हम इस समय हमले का सामना कर रहे हैं। मास्टर, बारबातोस के खुलासे से विलियम सचमुच हैरान रह गया। मास्टर इस समय एक प्रयोग कर रही हैं। शायद इसीलिए उन्हें हमारी मौजूदा समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। बारबातोस ने विलियम को समझदारी से देखा। तो यही कारण है कि सेलिन अभी तक यहां नहीं आई है। हमारे पास अभी भी बाजी पलटने का मौका हो सकता है। लूंट के लोहार ने अपनी भंडार पेटी से एक चांदी का भाला निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया। लोहे का किला, बारबातोस चिल्लाया। तुरंत ही उसके सामने नुकीले कांटों से भरी 10 मीटर ऊंची दीवार खड़ी हो गई। इसने लूंट के पश्चिमी द्वार को घेर लिया और एक सुरक्षात्मक घेरा बन गई। ये रुकावट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, बारबातोस ने समझाया। विलियम, कृपया सेलिन को उसकी प्रयोगशाला से बाहर खींच लाओ। उसे बताओ कि यह एक आपातकालीन स्थिति है जो लूंट के जीवन और मृत्यु से जुड़ी है। कृपया जल्दी करो। विलियम ने सिर हिलाया और अपनी मां एला से जितनी तेजी से हो सके दौड़ने का आग्रह किया। उनका गंतव्य लूंट के बाहरी इलाके में स्थित काली जादूगरनी का घर था। विलियम को घर पहुंचने में 5 मिनट लगे। वह तुरंत घोड़े से उतरा और अपने आने की सूचना देने के लिए बार बार दरवाजा खटखटाया। मालिक, मालिक, मैं विलियम हूँ, विलियम चिल्लाया। यह एक आपातकालीन स्थिति है। हमें आपकी मदद चाहिए। मालिक, कृपया हमारी मदद करें। ये सब शोर शराबा किस बात का है? एक चिड़चिड़ी आवाज ने जवाब दिया। मेरा प्रयोग लगभग पूरा हो चुका है। 1 घंटे बाद वापस आना। मालिक, 1 घंटे में लूंट खंडहर बन चुका होगा। विलियम चिल्लाया और दरवाजा खटखटाता रहा। हमें अभी आपकी मदद चाहिए। काले रंग के मगरमच्छों का एक झुंड लूंट पर हमला कर रहा है। उनका नेतृत्व एक सुनहरे रंग का मगरमच्छ कर रहा है जो ड्रैगन के भय का इस्तेमाल कर सकता है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन विलियम ने दरवाजा खटखटाना बंद नहीं किया। वह लगातार खांसता और चिल्लाता रहा, साथ ही मुट्ठियों से दरवाजे पर वार करता रहा। दरवाजा अचानक खुला और विलियम के सामने एक नाराज सीलिन प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पोशाक पर गहरे धब्बे दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट था कि जब उसने कहा था कि वह अभी भी अपना प्रयोग कर रही है, तो वह मजाक नहीं कर रही थी। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारा बधियाकरण कर दूंगी, टिल्डर, सेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में घोर आक्रोश झलक रहा था। विलियम ने मुर्गी की तरह सिर हिलाया जैसे कोई मुर्गी चावल चुग रही हो। अगर मैं मजाक कर रहा हूं, तो मालिक मुझे 1 साल के लिए उसका गुलाम बना सकते हैं। अगर आप मुझे अपने प्रयोगों में भी इस्तेमाल करेंगे तो भी मैं विरोध नहीं करूंगा। मेरे प्रयोग में बाधा डालने के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, सेलिन ने चिढ़कर कहा। तो अभी क्या स्थिति है गुरुजी? ये विलियम अपनी बात शुरू ही कर पाता कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद एक तेज झटके ने विलियम को सेलिन के घर की दीवार की ओर धकेल दिया। जैसे ही सेलिन की नजर दूर स्थित कई विशालकाय सर्पों के सिरों पर टिकी, जो जल के जादू से प्रकट हुए थे, उसके बाल लहराने लगे। लगता है तुम मजाक नहीं कर रहे हो, सेलिन ने गंभीर भाव से कहा। काली जादूगरनी एक काली प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गई और आकाश की ओर उड़ गई जहां सर्प के सिर स्थित थे। विलियम ने अपने पैरों के कांपने के बावजूद खड़े होने की पूरी कोशिश की। धन्यवाद माँ। एला की पीठ पर सवार होने में विलियम ने एला के शरीर का सहारा लिया। 5 मिनट बाद वे युद्ध क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिमी द्वार पर लौट आए। चैप्टर 53। बारबातोस द्वारा बुलाई गई लौह किला लगातार कांप रही थी। ये वर्तमान में जल जादू से बने सभी मगरमच्छों और सर्प सिरों के संयुक्त हमलों का सामना कर रही थी। जब सेलिन युद्ध क्षेत्र में पहुंची, तो उसने सबसे पहले जल सर्पों को प्रकट कर रहे शताब्दीकालीन काले रंग के मगरमच्छों पर विनाशकारी मंत्रों का प्रयोग किया। उनके मेजबान का ध्यान भटकते ही हवा में रेंगते विशालकाय सर्प बारिश की बौछार में तब्दील हो गए।
सेलीन हवा में मंडराती हुई झुंझलाहट भरी निगाहों से काले रंग के मगरमच्छों को देख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वह अकेली नहीं थी। उसके बगल में ओवन भी तैर रहा था, जो भौहें चढ़ाकर मगरमच्छों की सेना का जायजा ले रहा था। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? ओवन ने पूछा। मैं बिग बॉस को छोड़कर बाकी सभी मगरमच्छों को आसानी से मार सकती हूँ, सेलीन ने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं उसके पूरे कबीले को खत्म कर दूं, तो वह बेकाबू हो सकता है। हम सब मिलकर भी उससे निपटे तो भी काफी मुश्किल होगा। सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ जैसे सहस्राब्दी जीव जादू और शारीरिक हमलों के प्रति अपने अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्रतिरोध के कारण मारने के लिए सबसे कठिन प्राणियों में से एक थे। मैं समझ गया, ओवन ने समझदारी से जवाब दिया। तो हम उन्हें डराकर भगा देंगे, है ना? हाँ, सेलीन ने जवाब दिया। मेरा साथ दो, मैं शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, सहायता का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, बुरे आदमी। सेलीन ने अपनी जादू की किताब निकाली और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसके होंठ हिले और उसने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जिससे युद्ध का रुख उनके पक्ष में मुड़ जाएगा। लोंट कस्बे के ऊपर काले बादल छा गए, तभी सेलीन ने अपनी शक्तियों पर लगे बंधनों को तोड़ दिया। उसकी आंखें चमकीले बैंगनी रंग से चमक उठी और उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। हे गौरवशाली अंधकार, मेरे मुक्तिदाता, मुझे इस संकट की घड़ी में आपकी आवश्यकता है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। उन मूर्खों को दंडित कीजिए जिन्होंने आपका नाम भुला दिया है, और उन सभी को शाश्वत अंधकार में धकेल दीजिए। अंधकार का नाश करने वाला। आकाश से हजारों काली किरणें नीचे उतरी और काली पपड़ीदार लहरों से टकराती हुई आगे बढ़ी। सुनहरे पपड़ीदार मगरमच्छ भी इस हमले से अछूता नहीं रहा, लेकिन उसे मामूली क्षति ही हुई। लोहे के किले पर हमला रोकते ही मगरमच्छों की आंखों से काले धुएं के गुबार निकलने लगे। सेलीन ने मास ब्लाइंड से मिलता जुलता लेकिन अधिक प्रभावी मंत्र का प्रयोग किया। सुनहरे रंग के मगरमच्छ ने सेलीन के हमले से अप्रभावित रहते हुए उसे उपहास भरी निगाहों से देखा। उस कमीने का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, सेलीन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो जाओ। ओवन ने आह भरी और सिर हिलाया। वह जानता था कि सेलीन ने सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ को यह दिखाने के लिए कि वे कमजोर नहीं हैं, मगरमच्छों के पूरे झुंड का नरसंहार करने का फैसला किया था। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, ओ ए बड़े छिपकली, सेलीन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्रयोग रोकना पड़ा। मैं सफलता से बस आधा कदम दूर थी और तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की। 2 साल की तैयारी बर्बाद हो गई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बाप रे, ये तो पागल हो गई है। बारबटोस ने आसमान में मंडराती उस पागल औरत को देखकर मुंह बनाया। विलियम, अपनी भलाई के लिए अपने मालिक को गुस्सा मत दिलाओ। ये तो हद से ज्यादा पागल है। पागलपन की हद तक पागलपन। विलियम ने घबरा कर पूछा, कितना पागलपन है? सबसे बुरी किस्म की, बारबाटोस ने तुरंत जवाब दिया। वो एक यान्डेरे जैसी है, बस उससे 12 गुना ज्यादा बुरी। ह्योक, विलियम के पैर कांपने लगे। इस बार वह सचमुच डर गया था। अगर वह हेला की पीठ पर सवार न होता तो शायद वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा होता। हे परम पूज्य पिता, अंधकार के सिंहासन पर विराजमान आपका विनम्र सेवक आपकी सहायता चाहता है। मेरा हाथ थामकर मुझे मेरे राक्षसों से मुक्ति दिलाए, सेलीन ने स्तुति की। हे शाश्वत रक्षक, मैं आपसे खुले हाथों से यह विनती करती हूँ, मुझे अपनी महिमामय शक्ति से अनुग्रहित कीजिए। अंधकार का बगीचा। सेलीन के ऊपर हजारों छोटे छोटे लाल गोले तैर रहे थे। वे विलियम के अंधकार के बीज से बहुत मिलते जुलते थे, जो उसने कुछ दिन पहले सेलीन और ओवन को दिखाए थे। सेलीन ने हाथ के इशारे से उन बीजों को उन मगरमच्छों में समाहित कर दिया जो उस समय अंधेपन से पीड़ित थे। आधे मिनट बाद सभी मगरमच्छ करवटें बदलने लगे। उनमें से कुछ ने तो अपने कुख्यात डेथ रोल भी शुरू कर दिए, जो अपने शिकार को पानी में चीर फाड़ करने के लिए जाने जाते थे। सुनहरे शल्कों वाले मगरमच्छ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल गुस्से में सेलीन पर दहाड़ सकता था। जितना चाहो दहाड़ो, घमंडी छिपकली। सेलीन अपने दुश्मनों के गुस्से से बेपरवाह थी। तुम्हारे पूरे कबीले की सामग्री भी मेरे प्रयोग में खोई हुई कीमती सामग्री के आधे की भरपाई के लिए काफी नहीं है। मानो सेलीन के विषैले शब्दों का इंतजार कर रहा हो, मगरमच्छों में से एक अचानक हिलना बंद कर दिया। अचानक खून की बौछार के साथ उसकी पीठ से 2 मीटर लंबा एक लाल फूल फूट पड़ा। फूल अजीब तरह से चमक रहा था और अपने मेजबान का सारा खून चूस रहा था। कुछ सेकंड बाद मगरमच्छ हिलना बंद कर दिया। उसका बचा हुआ हिस्सा मात्र एक खोखला ढांचा था जिसमें से सारा खून निकल चुका था। सभी मगरमच्छ एक साथ दहाड़ उठे क्योंकि उन्हें अपनी आसन मृत्यु का आभास हो गया था। सैकड़ों खून के फूल खिल उठे और सैकड़ों काले रंग के मगरमच्छ मर गए। अपने कबीले को अपनी आंखों के सामने मरते देख सुनहरे शल्कों वाले मगरमच्छ का शरीर चमकने लगा।
उसने अपना मुंह खोला और उसके सामने ऊर्जा का एक गोला धीरे धीरे फैलने लगा। ये ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करने वाला है, ओवन ने हैरानी से कहा। हमारे बचने की कितनी संभावना है? सेलिन ने पूछा। 10 नहीं शायद 5%। ओवन का चेहरा केतली के तले की तरह काला पड़ गया था। अगर हम इसे नहीं रोकते तो भले ही हम इसके हमले से बच जाएं, लूंट का आधा हिस्सा तबाह हो जाएगा। सेलिन ने निडर होकर अपने सामने खड़े राक्षस को देखा। चूंकि बचने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए उसने भी जोखिम उठाने का फैसला किया। ओवन, अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे पकड़ लेना। हाँ, आपका मतलब क्या है? सेलिन ने समझाने की जहमत नहीं उठाए और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। वह जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी वह अत्यंत प्राचीन थी, एक ऐसी भाषा जिसे महाद्वीप में केवल कुछ ही लोग समझ पाते थे। यहां तक कि ओवन, जो कई भाषाएं सीख रहा था, वह भी सेलिन की भाषा को नहीं समझ पा रहा था। लिरोवास्नील एरियन टायरिलियर मैरियर टेलेंडेन टेलारेनियल अर्रासनल ट्राइलिनेब्रेडीज मेरियनियल एरोरिलिब्रस एलोवेन ट्रियासरिलरियल रेनिलोल ट्रिलोरेन मोरेलिन नीलिनेब्रुनील अरेनास मेरलिनियन। मंत्रोच्चार समाप्त होने के बाद सेलिन की तर्जनी उंगली खून की तरह चमक उठी। फिर उसने सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ की ओर इशारा करते हुए उपहास किया। मौत की उंगली। सेलिन की उंगली से लाल बिजली की एक लकीर निकली और हवा में एक जोरदार ताली की गूंज सुनाई दी। बिजली सीधे सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ के माथे पर गिरी, जिससे तेज आवाजें निकली। हवा में उड़ने की शक्ति खोते ही सेलिन ने मुंह भरकर खून उगला। ओवन ने जल्दी से उसे पकड़ा और बारबातोस और विलियम के बगल में जमीन पर उतर गया। क्या हम जीत गए? विलियम ने पूछा। क्या गुरुजी सफल हुए? ये वह सवाल था जो सबके मन में था, लेकिन किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। उसके सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था। इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सेलिन पहले ही बेहोश हो चुकी थी, जबकि बारबातोस और ओवन की निगाहें दूर स्थित सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ पर टिकी हुई थीं। वे ऐसे किसी भी संकेत की तलाश कर रहे थे जिससे उन्हें पता चल सके कि सेलिन के अंतिम हमले का उनके सामने मौजूद दुश्मन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है। मगरमच्छ के जबड़ों से कुछ मीटर दूर मंडरा रही प्रकाश की गेंद लगातार फैलती जा रही थी, जिसे देखकर वे हताश हो गए। ओवन और बारबातोस ने आह भरी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सेलिन असफल हो गई थी। मौत की उंगली से एक ही वार में मिलेनियल बीस्ट को तुरंत मार गिराने की मात्र 1% संभावना थी। सेलिन जानती थी कि उसके जीतने की संभावना बहुत कम है, फिर भी उसने जोखिम उठाया। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका दांव विफल हो गया और अब वे सभी धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही ड्रैगन ब्रीथ से मरने वाले थे। ओवन पहले से ही मंत्रोच्चार कर रहा था ताकि एक ऐसी बाधा उत्पन्न की जा सके जो लोहे के किले को मजबूत करे और उन पर आने वाले विनाशकारी हमले को रोकने में मदद करे। हालांकि आधे मिनट बाद प्रकाश का गोला पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ का सिर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने नेता की रक्षा कर रहे मगरमच्छों समेत सभी लोग चौंक गए। कुछ ही सेकंड बाद मगरमच्छों के पूरे झुंड में दहशत फैल गई, क्योंकि बचे हुए मगरमच्छ नदी की ओर भागने लगे। 10 साल पुराने मगरमच्छों में से 6 ही बचे थे। उन्होंने भी रुकने की जहमत तक नहीं उठाए और अपने अधीनस्थों को अपने पक्ष में इकट्ठा होने के लिए चिल्लाकर कहा। वे बचे हुए लोगों को लेकर चले गए और लोंट को छोड़कर किसी और सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े, जहां वे इस लड़ाई में खोए हुए लोगों की संख्या को फिर से बढ़ा सके। हालांकि उन्हें भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अपनी आबादी को दोबारा बढ़ाने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही लगेंगे। मगरमच्छों के झुंड के खिलाफ लड़ाई का अंत इतने अप्रत्याशित तरीके से हुआ कि लोंट के लोग ये भी नहीं जानते थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। विडंबना ये थी कि सबसे पहले चिल्लाने और जयकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौवे जैसे मुंह वाला थियो था। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और दहाड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वही अकेला था जिसने सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी और पूरी सेना को डराकर भगा दिया। कुछ ही देर में लूंट के नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगे और बड़े एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगे। दोनों भाई बहन ये सब आश्चर्य और प्रशंसा से देखते रहे। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि लूंट बीस्ट टाइट से कैसे बच गया, लिया ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। उसने चमकती आंखों से सेलिन की ओर देखा, मानो उसे अपना आदर्श मिल गया हो। बिल्कुल, सेड्रिक ने उत्तर दिया। उसे भी एहसास हो गया था कि लूंट के लोग उतने सीधे साधे नहीं थे जितने दिखते थे। लूंट का उत्थान निश्चित है। वह ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन लूंट के नागरिकों ने जिस तरह से राक्षसी लहर का सामना किया, उससे वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि फुशिया के पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं थे। शायद अगर उसके पिता के यहाँ सेलिन जैसे लोग काम करते तो हेलन साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में उनका इलाका आज भी सुरक्षित होता। चैप्टर 54। युद्ध के बाद ओवन ने विलियम को सेलिन की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा, जबकि वह लूंट की रक्षा के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज करने चला गया। सेलिन किसी भी तरह के खतरे में नहीं थी।
वह बस बुरी तरह थक गई थी। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि उनके काम में अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। इस तरह उपवास करना उनके लिए ठीक था, क्योंकि वे पहले से ही इस तरह की जीवनशैली की आदी थीं। हालांकि अपनी सर्वश्रेष्ठ शारीरिक स्थिति में न होने के बावजूद एक उच्च स्तरीय लड़ाई में शामिल होने से उनके शरीर पर काफी दबाव पड़ा। विलियम ने उस अस्त व्यस्त महिला को दया भरी निगाहों से देखा। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद मुरझाया हुआ लग रहा था। फिर भी वह सुंदर थी। उस युवा लड़के ने सेलिन की इस हालत में भी उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोका। फिलहाल विलियम अपनी मालकिन को एला की पीठ पर बिठाकर उनके घर वापस ले जा रहा था। सेलिन बहुत हल्की थी, इसलिए उसे संभाले रखना विलियम के लिए मुश्किल नहीं था। उन्हें लोंट के बाहरी इलाके में स्थित उसके घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। मामा एला, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकती हैं? मी एला ने अपने खुर से दरवाजा धक्का दिया और वह बिना किसी रुकावट के खुल गया। विलियम की ताकत के कारण उसके लिए सेलिन को दोनों हाथों से उठाना काफी आसान था। घुसपैठिया, वाह! ओलिवर, जो एक बंदर तोता था, अपने ठिकाने से चिल्लाया। घुसपैठिया, चुप रहो ओलिवर, विलियम ने चिढ़कर जवाब दिया। मालिक सो रहे हैं, शोर मत करो। ओलिवर ने विलियम को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वह थोड़ा चिढ़ गया था, क्योंकि लड़के ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग के दौरान उसकी प्रेमिका को घसीटकर दूर ले गया था। फिर तोते जैसे बंदर ने सेलिन की ओर देखा और फिर विलियम की ओर देखकर अपनी जीभ चटकाए। मालकिन के बेहोश होने का फायदा उठा रहे हो? बदमाश, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुम ठीक से बात भी कर सकते हो? विलियम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बेशक मैं बोल सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह छोटा बंदर नहीं हूँ, ओलिवर ने चिढ़कर जवाब दिया। मालकिन को दूसरी मंजिल पर ले जाओ। ध्यान रखना कि कोई अभद्र हरकत न करना, वरना मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। मैं तो बस 10 साल का बच्चा हूँ, मैं भला कुछ अशोभनीय काम कैसे कर सकता हूँ? एक 10 साल का बच्चा? तोते जैसे बंदर ने उपहास उड़ाते हुए कहा। बच्चे, दूसरे लोग शायद न जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विलियम हकलाते हुए बोला। तोते जैसे बंदर ने लड़के को गौर से देखा, फिर अपना पंजा उठाकर सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मालकिन को अच्छे से सुलाने के बाद बात करते हैं। मुझे भी तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। सीढ़ियों की ओर बढ़ने से पहले विलियम ने घबराए हुए तोते जैसे बंदर को देखा। उसका मन उथल पुथल में था और उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। 10 मिनट बाद वह पहली मंजिल पर भोजन की मेज पर बैठा था। उसे नहीं पता था कि तोते ने चाय कैसे तैयार कर ली, लेकिन जब वह अपनी मालकिन को उसके शयन कक्ष तक छोड़ने के बाद लौटा, तो मेज पर सब कुछ पहले से ही लगा हुआ था। ओलिवर अच्छे मूड में लग रहा था और पहले वाला उसका चिड़चिड़ापन पूरी तरह से गायब हो गया था। पहले चाय पी लीजिए, ओलिवर ने मेज के बीचों बीच खड़े होकर कहा। हमारे यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, इसलिए केक बनाने का समय नहीं मिला, लेकिन हमारे पास कुकीज हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। विलियम ने आज्ञाकारी होकर चाय की एक घूंट ली, लेकिन उसने कुकी नहीं ली। वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि तोते जैसे बंदर को उसकी पहचान के बारे में कैसे पता चला। एला विलियम की कुर्सी के बगल में खड़ी थी। उसे भी यह जानने की उत्सुकता थी कि तोता बंदर उसके बच्चे से क्या बात करना चाहता है। बकरी को विलियम के अतीत या पहचान से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसने विलियम को बचपन से पाला पोसा है। फिर भी उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने वहीं रुककर सुनने का फैसला किया। विलियम जटिल भावों के साथ तोते जैसे बंदर को घूर रहा था। उसका एक हिस्सा बंदर को भून देना चाहता था ताकि उसका रहस्य छिपा रहे। दूसरा हिस्सा ओलिवर को जमीन में गहराई तक दफनाना चाहता था ताकि उसका रहस्य बना रहे। ओलिवर ने विलियम की जानलेवा निगाहों को महसूस किया और बात करने की पहल करने का फैसला किया। मुझे इस तरह मत देखो, ओलिवर ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं तो बस इस बात से हैरान था कि तुम्हारे जैसा कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है। मेरा मतलब क्या है, मेरे जैसा कोई? विलियम ने पूछा। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तोते जैसे बंदर ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला उठाया और प्यास बुझाने के लिए एक घूंट पिया। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा इस दुनिया की नहीं है। हालांकि तुम्हें परलोक का प्राणी नहीं माना जा सकता क्योंकि तुम्हारा जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस दुनिया ने तुम्हें अपना मान लिया है, जो कि बहुत ही दुर्लभ घटना है। बहुत ही दुर्लभ घटना से आपका क्या मतलब है? विलियम ने पूछा। और दूसरी दुनिया के लोग? क्या आप पुनर्जन्म लेने वालों की बात कर रहे हैं? आत्माओं का पुनर्जन्म? आपका मतलब उन आत्माओं से है जो अंतरिक्ष और समय को पार करके मृत या मरणासन लोगों के शरीर में प्रवेश करती हैं? ओलिवर ने पलटकर पूछा। हाँ, ऐसे कुछ मामले हैं।
मेरी मालकिन के दादाजी उन्हीं आत्माओं में से एक थे जिनकी आप बात कर रहे हैं। रुको, जरा ठहरो। विलियम ने गंभीर भाव से ओलिवर की ओर देखा। क्या इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने वाले लोग भी हैं? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ओलिवर ने अपना सिर झुकाया। यह दुनिया बहुत विशाल है। संभावना तो निश्चित रूप से है। हालांकि उनकी संख्या एक हाथ की उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। देवता हर युग में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं देते। आपने दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में बात की, वे कौन है? सीधे शब्दों में कहें तो वे किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं। तुम्हें लगा कि मैं उनमें से एक हूं? शुरू में तो हाँ, ओलिवर ने सिर हिलाया। लेकिन चूंकि तुम्हारा जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ है, इसलिए तुम्हें इस श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो फिर आपको कैसे पता चला? विलियम ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। क्या आपके पास किसी व्यक्ति की आत्मा को देखने की शक्ति है? ओलिवर हंस पड़ा। उसका सिर बंदर जैसा था, इसलिए विलियम को उसकी हंसी चुभने लगी। अभी तो तुम 10 साल के हो, लेकिन मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके मैं जिस आत्मा को देख रहा हूं, वह बड़ी है। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो तुम अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर या 20 के शुरुआती दौर में होगे, इससे ज्यादा नहीं। यह तो बुरा है, विलियम ने सोचा। अगर इस क्षमता वाले और भी लोग हैं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत रहो। ओलिवर ने उसे आश्वस्त किया। मेरी क्षमता अद्वितीय है और यह मुझे मेरे रचयिता लॉर्ड डार्विन द्वारा प्रदत्त है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संसार में केवल मुझ में ही किसी व्यक्ति की आत्मा को देखने की क्षमता है। ओलिवर की व्याख्या सुनकर विलियम ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसमें किस प्रकार की क्षमता है, लेकिन वह यह मानना चाहता था कि वह सच कह रहा है। यह देखकर कि वह छोटा लड़का आखिरकार शांत हो गया है, ओलिवर ने उसे वह असली कारण बताने का फैसला किया कि वह उससे बात क्यों करना चाहता था। विलियम, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं पहले इसे सुनूंगा। मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। छी, तुम तो अपने दादाजी की तरह हो। हमेशा फायदे के लिए मोलभाव करते रहते हो। ओलिवर ने अपनी विनती कहने से पहले असहायता से अपना सिर हिलाया। तुम्हें यह अनुरोध तुरंत पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर और नासमझ हो, इसलिए उस जगह जाने के लिए काफी नहीं हो, ओलिवर ने समझाया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, क्योंकि स्वामिनी का जीवन दांव पर लगा है। विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मास्टर की जान खतरे में है, इसका क्या मतलब है? ओलिवर ने सिर झुकाकर मेज की ओर देखते हुए आह भरी। एक समय की बात है, सिल्वर मून महाद्वीप पर रेले नाम का एक बोनो का परिवार रहता था। चैप्टर 55। रेले परिवार एल्फ भविष्यवाणी में माहिर था, ओलिवर ने अपनी व्याख्या जारी रखते हुए कहा। उन्होंने एल्फ जाति को बड़ी विपत्तियों से उबरने में मदद की थी और पूरी जाति उनका सम्मान करती थी। एक दिन रेले परिवार के मुखिया को अपने सपनों में एक रहस्योद्घाटन हुआ। किस तरह का रहस्योद्घाटन? विलियम ने पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ओलिवर ने चिढ़कर कहा। अगर आप मुझे अधर में ही छोड़ देंगे तो समझाने का क्या फायदा? क्योंकि तुम अभी भी इतने कमजोर, इतने नासमझ और इतने मूर्ख हो कि समझ नहीं सकते। क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूं। यह मदद मांगने का सही तरीका नहीं है, विलियम ने उपहास उड़ाते हुए कहा। तुम तो बस परेशान कर रहे हो। ओलिवर ने विलियम के गुस्से भरे आउटबर्स्ट को अनसुना करने का नाटक किया और अपने पंजों से मेज पर थपथपाया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा भाग्य तय है, मेरा मतलब है, शायद परिस्थितियां तुम्हें मध्य महाद्वीप जाने के लिए विवश कर दें। विलियम ने तोते जैसे दिखने वाले बंदर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसकी बात ध्यान से सुनी। तुम्हें मेरी मालकिन की जुड़वा बहन मिल जाएगी। उसका नाम लेडी सेलेस्टे है। जुड़वा बहन? मास्टर की जुड़वा बहन है? क्या तुम बहरे हो? क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी मालकिन की जुड़वा बहन मिल जाएगी? ओलिवर ने गुस्से से कहा। अब सवाल पूछना बंद करो और बस सुनो। क्या तुम्हें मुझे सीधा साधा जवाब देने में इतनी कठिनाई होती है, बंदर? विलियम ने गुस्से से पलटकर कहा। मैं बंदर नहीं हूं, मैं तोता बंदर हूं, ओलिवर गुर्राया। तुम असभ्य सुअर हो। माफ कीजिए मिस सेला, ओलिवर ने माफी मांगते हुए कहा। आपका बेटा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी बुद्धि का स्तर उसके स्तर तक कम करने की कोशिश करूंगा। एला ने सिर हिलाया। विलियम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सचमुच अपने सामने खड़े उस मूर्ख तोते बंदर का गला घोंटना चाहता था, जिसने यह इशारा किया था कि उसका आईक्यू कम है। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी माँ एला ने भी यह बात मान ली थी कि उसका आईक्यू कम है। मामा एला, माँ और बच्चे के बीच वादा किया गया प्यार कहाँ गया? विलियम ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। कप में रखी गुनगुनी चाय पीते हुए उसे लगा मानो उसके आसपास की दुनिया के सारे रंग मिट गए हों।
जैसा कि मैं कह रहा था, जब आप मध्य महाद्वीप की यात्रा करेंगे तो आपको लेडी सेलेस्टे मिलेंगी, ओलिवर ने धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, मानो वह किसी 3 साल के बच्चे से बात कर रहा हो। मालकिन के बैंगनी बालों के विपरीत लेडी सेलेस्टे के हल्के हरे बाल और नीली आंखें हैं। वे बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, इसलिए आपके लिए उन्हें न पहचानना नामुमकिन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, अरे हाँ, वैसे आपकी उम्र कितनी है? 10। ठीक है, तो 10 साल पहले इस हिसाब से उनकी उम्र 18 साल होगी। ओलिवर ने उदासी भरी निगाहों से पहली मंजिल की खिड़की की ओर देखते हुए बुदबुदाया। 1 मिनट बाद तोता बंदर होश में आया और विलियम पर ध्यान केंद्रित किया। जब तुम लेडी सेलेस्टे से मिलो तो उन्हें बताना कि मालकिन को जीवन के बीज की आवश्यकता है। इतना ही? इतना ही? तो मुझे बस उसे यह बताना है कि स्वामी को जीवन के बीज की आवश्यकता है? विलियम ने पूछा। बेशक, आपको स्वयं जीवन का बीज स्वामिनी को वापस देना होगा, ओलिवर ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। यह अत्यंत आवश्यक है। आप इसे किसी और को नहीं सौंप सकते। क्या मेरी बात स्पष्ट है? समझ गया। विलियम ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं मध्य महाद्वीप जाऊंगा? क्योंकि दक्षिणी महाद्वीप तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ओलिवर ने अपना सिर उठाया और विलियम के चेहरे पर सीधे देखा। उसकी आवाज में बहुत आत्मविश्वास था, मानो उसने जो कुछ भी कहा था वह पहले से तय हो चुका हो। और क्योंकि तुम स्वामिनी के शिष्य हो, तुम्हें मध्य महाद्वीप जाना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। और ऐसा क्यों है? विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये गर्व की बात है, ओलिवर ने उत्तर दिया। कोई भी गुरु अपने शिष्य की सफलता चाहता है और इसके लिए तुम्हें मध्य महाद्वीप जाना होगा। केवल वहीं तुम्हें वे चीजें मिलेंगी जिनकी तुम्हें कमी है। विलियम को अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन फिर भी उसने ओलिवर की बात मान ली। हालांकि दक्षिणी महाद्वीप न तो बहुत छोटा है और न ही बहुत बड़ा। मध्य महाद्वीप में आसानी से 10 दक्षिणी महाद्वीप समा सकते हैं। इससे पता चलता है कि मध्य महाद्वीप कितना विशाल था। फिर भी विलियम को वहां जाने की इच्छा नहीं थी। हालांकि लोंट में जीवन सरल और सादा था, फिर भी वहां शांति थी। साथ ही दक्षिणी महाद्वीप में भी देखने लायक कई खूबसूरत जगहें हैं। बातचीत खत्म होने के बाद उसने ओलिवर को अलविदा कहा। लड़के ने अगले दिन सेलिन की हालत जानने के लिए वापस आने का वादा भी किया। हालांकि उसके चेहरे पर चिंता नहीं दिख रही थी, विलियम भी अपने मालिक को लेकर चिंतित था। ओलिवर घर की खिड़की से विलियम की पीठ को दूर जाते हुए देखता रहा। जब लड़के की छवि दिखना बंद हो गई तो कमरे में एक आह गूंज उठी। उसे अभी भी अपने गुरु लॉर्ड डार्विन का उदास चेहरा याद था, जब उन्होंने ओलिवर को रिले परिवार द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में बताया था। महापुजारिन के महीने के तीसरे दिन जुड़वा बच्चों का जन्म होने वाला है। एक परी जिसका रक्त अंधकार से ग्रसित था, दूसरा शुद्ध रक्त वाला एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलता है। उनके 18वें जन्मदिन पर अंधकार के राजकुमार का जन्म होगा। उनमें से एक उसकी दुल्हन बनेगी, दूसरी को तूफान में अकेला छोड़ दिया जाएगा। उसके पीछे तबाही और विनाश का साया रहेगा। उसकी खुशी या दुख आपको जगा देगा। अंत में आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी चीजें हमेशा के लिए नहीं होती। अंत में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे चुनते हैं। ओलिवर, मेरे लिए सेलिन का ध्यान रखना, डार्विन ने कहा। अगर तुम कभी उस राजकुमार से मिलो तो उसके चरित्र की अच्छी तरह जांच कर लेना। अगर तुम्हें लगे कि वह खतरनाक है तो उसे खत्म कर देना। चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हें उसे मिटा देना चाहिए। गुरुजी, क्या होगा अगर वह खतरनाक न हो? वह खतरनाक कैसे नहीं हो सकता? वह अंधकार का राजकुमार है। वह निश्चित रूप से खतरनाक होगा। ओलिवर अपने गुरु से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो निर्मम हत्या करना पसंद नहीं करता था। क्या होगा अगर वह ऐसा न हो? अगर वो सच में नाजायज औलाद नहीं है तो शायद आप उसे छोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि बड़ा होकर वो सेलिन या सेलेस्टे को परेशान न करे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ मास्टर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तब से 28 साल बीत चुके हैं स्वामी जी, ओलिवर ने धीरे से कहा। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वाकई कोई साधारण राजकुमार नहीं है। ओलिवर की आंखों में आत्मा की आंख नामक क्षमता थी, जिससे वह लोगों की आत्माओं को देख सकता था। वह भविष्यवाणी में वर्णित अंधकार के राजकुमार की पहचान जानने के लिए सेलिन के साथ रुका हुआ था। विलियम की आत्मा को देखकर ओलिवर आश्चर्यचकित रह गया, और इतना ही नहीं, उसकी आत्मा में 3 दिव्य शक्तियां समाहित थी। ओलिवर समझ गया कि आखिरकार उस प्रसिद्ध राजकुमार का जन्म हो ही गया है। वह मसीहा बनेगा या विनाश का दूत, ओलिवर को इसका कोई पता नहीं था।
वह इतना ही जानता था कि अगर विलियम उसकी प्रेमिका के लिए खतरा साबित हुआ तो वह अपने रचयिता लॉर्ड डार्विन से किए गए वादे को निभाएगा और उसे मार डालेगा। विलियम, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, ओलिवर ने आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया। तुम्हारे और मेरे भले के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वह दिन कभी ना आए जब मुझे स्वयं तुम्हारी जान लेनी पड़े। ओलिवर को नहीं पता था कि राजकुमार की दुल्हन कौन होगी। भविष्यवाणी अस्पष्ट थी, इसलिए कोई नहीं बता सकता था कि चुनी हुई सेलिन होगी या सेलेस्टे। हालांकि एक बात निश्चित थी, उनमें से केवल एक को ही चुना जाएगा, जबकि दूसरी को दरकिनार कर दिया जाएगा। कई वर्षों तक सेलिन के संरक्षक के रूप में ओलिवर का झुकाव उसके प्रति था। यदि विलियम वास्तव में भविष्यवाणी का राजकुमार होता तो वह चाहता कि लड़का एल्फ जाति की बिगड़ी हुई प्रतिभाशाली लेडी सेलेस्टे के बजाय सेलिन को चुने। अगर लड़का वाकई अच्छा है तो शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और रिश्ता जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओलिवर सोचने लगा, क्या मुझे मास्टर को पत्र भेजकर बताना चाहिए कि राजकुमार प्रकट हुआ है? तोते बंदर ने काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार पत्र लिखने का फैसला किया। उसने सोचा कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए उसके स्वामी को भी इसकी सूचना मिलनी चाहिए। ओलिवर यह अनुमान लगाने में विफल रहा कि उसके इस कदम से सिल्वरमून के एल्फ महाद्वीप में हलचल मच जाएगी। ये हलचल विलियम तक पहुंचेगी, जिससे उसका जीवन पहले से कहीं अधिक जटिल हो जाएगा। चैप्टर 56। सेलिन के घर से निकलने के बाद विलियम एंसेवर्थ निवास पर लौटने ही वाला था कि उसने आकाश से आती हुई एक सारस की तेज आवाज सुनी। एला ने अपना सिर उठाया और कम से कम 5 से 6 मीटर पंखों वाला एक विशाल सारस देखा। अंगोरियाई बकरी ने अभिवादन में मिमियाया और सारस ने जवाब में एक और आवाज निकाली। विलियम ने लोंट में बहुत कम ही सारस देखे थे और यह विशेष सारस उन सभी सारसों से बड़ा था जिन्हें उसने पहले देखा था। सूर्य की रोशनी में उसके सफेद और निर्मल पंख चमक रहे थे और उसके सिर पर सुनहरे निशान ने उसे राजसी और शाही रूप दिया था। वह विलियम को गर्मजोशी और कोमल आंखों से देख रहा था, मानो किसी पुराने मित्र को देख रहा हो। सफेद सारस विलियम और एला के सिर के ऊपर 2 बार चक्कर लगाने के बाद उनसे कुछ मीटर दूर उतर गया। करीब से देखने के बाद विलियम ने अनुमान लगाया कि सारस कम से कम 2 मीटर ऊंचा था। जैसे ही सफेद सारस उनकी ओर चलने लगा, एला के कान खड़े हो गए। सारस से किसी तरह की शत्रुतापूर्ण भावनाएं नहीं आ रही थीं, फिर भी एला ने सावधानी बरतते हुए अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। जब वह विलियम और एला से मात्र 2 मीटर दूर था तब वह रुक गया। उसकी चोंच से एक धीमी सी आवाज निकली, मानो वह उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। विलियम ने अब तक केवल बकरियों से ही बात की थी, इसलिए जब उसे समझ आया कि सारस ने उससे क्या कहा है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। मेरा नाम स्कायला है, सफेद सारस ने विलियम को यही संदेश दिया। सारस ने उसे कोमल निगाहों से देखा, मानो उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। विलियम, मेरा नाम विलियम वॉन आइंसेवर्थ है, विलियम ने जवाब दिया। ये मेरी माँ एला है। मी है क्रू। स्कायला ने अपना पैर उठाते हुए एक और धीमी सी आवाज निकाली। एक नजर डालते ही विलियम ने देखा कि उसके पैर पर एक बेलनाकार नली बंधी हुई है। यह उनके जागीर में संदेशवाहक बाजों द्वारा ले जाई जाने वाली नलियों के समान थी। मेरे लिए? विलियम ने पूछा। स्कायला ने सहमति में सिर हिलाया। विलियम एला की पीठ से उतरा और धीरे धीरे सफेद सारस की ओर बढ़ा। स्कायला हिली नहीं और बस विलियम के द्वारा उसके हाथ में पकड़ी हुई वस्तु को खोलने का इंतजार करती रही। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? क्रू। एला चुपके से पत्र देखने की कोशिश करते हुए विलियम के करीब चली गई। पत्र के पहले कुछ वाक्य पढ़ते ही विलियम का शरीर अकड़ गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह पत्र सचमुच उसी को संबोधित था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे प्रिय पुत्र विलियम को मैं आपको पवित्र नगर न्यत्फे एथेल से नमस्कार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी कहूं, ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं और आपको कितना याद करती हूं, मेरे बेटे। लेकिन ये जान लो कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने, आवन एनारियन एंसेवर्थ ने, तुम्हारे बारे में न सोचा हो। अगर मुमकिन होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता है कि शायद तुम मेरी बात पर यकीन न करो, लेकिन यह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे पिछले कुछ वर्षों में आपके साथ न रह पाने के लिए क्षमा कर देंगे। तुम्हारे सोने से पहले तुम्हें अपनी बाहों में भरकर चूमने की मेरी कितनी तीव्र इच्छा रही है, ये बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रुक गया, क्योंकि उसकी नजर धुंधली होने लगी थी। लिखावट सुंदर तो थी, लेकिन उसे चिट्ठी की स्याही में मिले सूखे आंसुओं के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जन्म से लेकर अब तक न देखी अपनी मां के दुख को देखकर उसका दिल दुख से भर गया। आंखों से आंसू पोंछने के बाद ही उसने अपनी मां द्वारा दिए गए संदेश का शेष भाग पढ़ना जारी रखा।
सफेद सारस स्काइला चुपचाप विलियम को एक तरफ से देख रही थी। वह विलियम के शरीर में आवन के रक्त का प्रवाह महसूस कर सकती थी। यह एक उच्च एल्फ का रक्त था जिसमें जानवरों के साथ गहरे स्तर पर संवाद करने की शक्ति थी। हालांकि घोल पतला हो गया था, फिर भी विलियम एला और अपने झुंड के सदस्यों से संवाद कर सका। विलियम के आंसू देखकर सफेद सारस को अपनी मालकिन आवन की याद आ गई, जो पत्र लिखते समय रो रही थी। ये दोनों ही रोने धोने वाले बच्चे हैं। यह विचार स्काइला के मन में तब आया जब वह अर्वेन के इकलौते बच्चे विलियम को देखती रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक बार फिर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि आपको पत्र लिखने में मुझे 10 साल लग गए। मुझे डर था कि आप मेरी बातें समझने के लिए अभी इतने बड़े नहीं होंगे, इसलिए मैंने कुछ वर्षों तक पत्र भेजने में देरी की। हालांकि नाइटफे एथेल में बच्चों की मुस्कुराहट देखकर मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और उन्हें कागज पर उतारने का फैसला किया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हारे शौक, तुम जिस माहौल में पले बड़े हो, और क्या तुम्हारे पिता का परिवार तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा है। कृपया मुझे सब कुछ बताओ, चाहे मौसम के बारे में ही क्यों ना हो या तुमने नाश्ते में क्या खाया। अब से मैं आपको नियमित अंतराल पर पत्र लिखूंगा। चूंकि सिल्वरमून महाद्वीप दक्षिणी महाद्वीप से काफी दूर है, इसलिए मैं आपको हर महीने केवल 2 पत्र ही भेज पाऊंगा। मैं स्काइला की बहुत आभारी हूं कि उसने मेरी चिट्ठी आप तक पहुंचाने का जिम्मा स्वयं उठाया। वह मेरी आध्यात्मिक शक्ति है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने ये भी कहा कि आप उसे बड़ी बहन स्काइला कहकर बुलाएं। ऐसा लगता है कि वह तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह पालना चाहती है। आशा है तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं और भी लिखना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपनी सारी निराशाओं को इस पत्र में उड़ेलने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उत्तर में पत्र अवश्य दें। ये जान ले कि मैं आपके हस्तलिखित पत्रों को पारिवारिक धरोहर की तरह सहेज कर रखूंगा। मैं आपके उत्तर की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। आवन एनेरियन आइनसेवर्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पत्र पढ़कर विलियम ने गहरी सांस ली। अपने उलझे हुए विचारों को सुलझाने की कोशिश करते हुए उसका दिल दर्द से भर आया। यह पहली बार था जब उसकी जन्मदाता मां ने उससे संपर्क किया था और इससे वह आश्चर्यचकित रह गया। अगर कोई उससे पूछे कि क्या वह अपनी मां आवन से नफरत करता है, तो उसका जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। हालांकि उसे परिस्थितियों का पता नहीं था, लेकिन उसके दादा ने उसे बताया था कि उसकी मां पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। विलियम को लोंट भेजने का उसका निर्णय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। विलियम की अर्वेन के प्रति भावनाएं न तो तीव्र थी और न ही ठंडी। फिलहाल अर्वेन उसके लिए एक अजनबी थी। हालांकि उसने ही उसे जन्म दिया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से उसने उससे न तो मुलाकात की थी और न ही बातचीत की थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां का पत्र पढ़ा, उसके दिल में दबी भावनाएं अचानक उमड़ पड़ी। मिठास, कड़वाहट और दर्द सब मिलकर विलियम को यह एहसास दिला दिया कि लोंट से मीलों दूर किसी से जुड़ने का अनुभव कैसा होता है। उसने पत्र को सावधानीपूर्वक मोड़कर अपनी विजय की अंगूठी में रख दिया। विलियम ने मन शांत होने के बाद इसे दोबारा पढ़ने की योजना बनाई। सफेद सारस ने उसकी ओर देखा और एक मधुर आवाज निकाली। इससे विलियम अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी मां को उत्तर पत्र लिखना है। बड़ी बहन स्काइला, क्रू, मेरी मां कैसी है? क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हैं? स्काइला ने विलियम को कोमल निगाहों से देखा। उसकी आंखें कह रही थी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो क्यों न हम यहाँ खड़े रहने के बजाय कहीं बैठकर बात करें। विलियम ने अपने आसपास देखा और अजीब सी खांसी की। वे दोनों सड़क के किनारे खड़े थे और अपनी मां के बारे में लंबी बातचीत करने के लिए यह उचित जगह नहीं थी। चलिए घर चलते हैं, मैं अपनी चाची हेलेन से आपके लिए खाना बनाने के लिए भी कह दूंगी। क्रू, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विलियम, एला और स्काइला बगीचे में विश्राम कर रहे थे। सफेद सारस ने अपनी कहानी शुरू की और विलियम ने पूरी एकाग्रता से उसकी बात सुनी। सारस ने सिल्वरमून महाद्वीप, नाइटफे एथेल के पवित्र शहर और एनेरियन परिवार के बारे में बताया। स्काइला एक अच्छी कहानीकार थी। उसने आवन की कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसके बारे में मजेदार और रोचक बातें ही बताईं। धीरे धीरे विलियम के मन में अपनी मां की छवि बनने लगी। एक खूबसूरत परी, जिसके लंबे सुनहरे बाल और हल्के हरे रंग की आंखें थीं, जो किसी भी पुरुष का दिल पिघला देती थीं। स्काइला में एक शरारती स्वभाव भी था। वह विलियम को उसकी मां के बारे में कहानियां सुनाती थी, ठीक वैसे ही जैसे गली की कोई गपशप करने वाली आंटी सुनाती है। विलियम बीच बीच में मुस्कुराता रहा जब उसने अपनी कुलीन मां को कागजों के ढेर के नीचे दबे होने की कल्पना की। एला भी गंभीर भाव से सुन रही थी। वह अपने बच्चे की जन्मदाता मां के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब स्काइला ने अपनी कहानी समाप्त की, तब तक सूरज डूबने ही वाला था।
विलियम ने अपनी मां के बारे में बताने के लिए स्कायला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वह स्कायला के लिए एक जवाबी पत्र लिखने में जुट गया, जिसे स्कायला सिल्वरमून महाद्वीप वापस ले जाएगी। पत्र लिखने के बाद विलियम ने जेम्स से एक भंडारण रिंग मांगी जिसमें वह अपनी मां को देने वाले उपहार रख सके। जेम्स उसकी बात मान गया और उसने लोंड से कुछ विशेष उत्पाद रखने के लिए अपना भंडारगृह भी खोल दिया। विलियम आवन को अपना कोई खास तोहफा देना चाहता था, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अंत में उसने उसे वह लबादा देने का फैसला किया जो उसने खुद युद्ध में मारे गए थंडरहॉर्न वुल्फ की खाल से बनाया था। हेलेन ने लबादे पर विलियम का नाम सिल दिया था और लड़के ने सोचा कि यह उसकी मां के लिए एक उपयुक्त उपहार है। उसने भंडारण की अंगूठी को अपने पत्र के साथ बेलनाकार नली के अंदर रख दिया। विलियम ने स्वयं नली को स्कायला के पैर पर बांधा और सुनिश्चित किया कि वह मजबूती से अपनी जगह पर टिकी रहे। उड़ान भरने से पहले स्कायला ने विलियम के चेहरे को हल्के से छुआ, मानो उसकी खुशबू को याद कर रही हो। अलविदा कहते हुए एक हल्की सी आवाज के साथ वह चांदनी रात में सिल्वरमून महाद्वीप की ओर उड़ गई। विलियम ने सीने पर हाथ रखकर उसे जाते हुए देखा। उसने मन ही मन शपथ ली कि भविष्य में एक दिन वह स्वयं पवित्र नगर निटवे एथेल जाएगा और अपनी मां से पुनः मिलेगा। उनका पुनर्मिलन खुशियों से भरा होगा या आंसुओं से, ये तो समय ही बताएगा। चैप्टर 57। स्कायला के लोंड के आसमान से चले जाने के 5 घंटे बाद विलियम और बकरियां कालकोटरी की खोज के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए बकरी के बाड़े के अंदर इकट्ठा हुए। वह जानता था कि वह समय जरूर आएगा जब वह अपनी मां से फिर से मिलेगा, लेकिन तब तक उसे मजबूत होने पर ध्यान देना होगा। सर्वसम्मति से मतदान के बाद सभी ने फैसला किया कि उन्हें 14वीं मंजिल पर नहीं जाना चाहिए जहां गोब्लिन जादूगर रहता था। इसके कई कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से विलियम और बकरियों को पिछली लड़ाई के दौरान हुए आघात के कारण ऐसा हुआ। साथ ही विलियम का डार्क मेज जॉब क्लास अभी भी लेवल 0 पर था। हॉबगोब्लिन शमन से लड़ने के लिए विलियम को पहले लेवल 15 तक पहुंचना होगा ताकि वह पर्याप्त कौशल अंक प्राप्त कर सके और उसकी काली जादू का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कौशल सीख सके। इसके लिए उन्होंने 11वीं से 13वीं मंजिल तक अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। विलियम, एला और बकरियों ने इस योजना को मंजूरी दे दी। अंतिम समय की तैयारियों के बाद वे एक बार फिर गोब्लिन क्रिप्ट में लौट आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गोब्लिन क्रिप्ट 11वीं मंजिल। लेस देन प्राप्त अनुभव 220 ग्रेटर देन। 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 विलियम और उसकी बकरियां अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए हॉबगोब्लिन की तलाश में पूरे मैदान को छानने लगी। वर्तमान में उनके पास डार्क मेज सब क्लास था, जबकि विलियम ने आइस मेज जॉब क्लास से माना रीजनरेशन नामक सहायक मंत्र चुना था। इस प्रणाली की बदौलत विलियम अपने जॉब क्लास में बदलाव करने के बावजूद एक कौशल का चयन कर सका। इस प्रणाली ने विलियम को आवश्यकता पूरी होने पर प्रत्येक जॉब क्लास के लिए एक कौशल चुनने की अनुमति दी। सहायक कौशलों के काम करने की क्या आवश्यकता थी? जॉब क्लास का अधिकतम स्तर पर होना आवश्यक था। चूंकि विलियम के पास आइस मेज का अधिकतम स्तर था, इसलिए वह आइस मेज जॉब क्लास से एक मंत्र चुनकर उसे सहायक जादू स्लॉट में रख सका। यह वह जादू था जिसका इस्तेमाल विलियम अपनी जॉब क्लास की परवाह किए बिना बेझिझक कर सकता था। यह सर्वज्ञ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने का एक लाभ था और विलियम इस विशेषता से बहुत संतुष्ट था। 11वीं मंजिल पर मौजूद सभी दुश्मनों को खदेड़ने के बाद वे तुरंत 12वीं मंजिल की ओर बढ़ गए। बकरियों की टीम वर्क रंग ला रही थी, क्योंकि मंजिलों को साफ करने की उनकी गति बढ़ती जा रही थी। विलियम और एला युद्ध में शामिल नहीं हुए। वे पीछे रहकर अंगोरियन बकरियों को युद्ध कौशल विकसित करते हुए देखते रहे। युद्ध कौशल सिखाया नहीं जा सकता था, ये केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही सीखा जा सकता था। अंगोरियन बकरियों का स्वभाव अच्छा था, इसलिए उनके लिए शुरुआत में योद्धा बनना आसान नहीं था। विलियम और एला ने अपनी खुद की युद्ध शैली विकसित करने से पहले कई साल गोब्लिन क्रिप्ट में बिताए थे। अगर 14वीं मंजिल पर उनका सामना हॉबगोब्लिन शमन से न हुआ होता तो विलियम को पूरा यकीन था कि वे 14वीं मंजिल को बहुत पहले ही पार कर चुके होते। याद रखना, सावधान रहना, विलियम ने बकरियों को याद दिलाया। भले ही इस तल पर कोई भी राक्षस तुम्हें धमकी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। जीत हासिल करने के लिए हमेशा एक टीम के रूप में काम करो। मी है, मी है, मी है। बकरियों ने अपनी सहमति जताते हुए मिमियाया, क्योंकि वे उन नई लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जिनका उन्हें सामना करना था। 12वीं मंजिल को पार करने में उन्हें 8 घंटे लगे और 13वीं मंजिल पर 10 घंटे। इस कालकोटरी अभियान में विलियम के डार्क मेज जॉब क्लास ने कुल 11 स्तर प्राप्त किए। 13वीं मंजिल पार करने के बाद उसने वापस लौटने और उस दिन का काम समाप्त करने का फैसला किया। एला और बकरियों को भी कोई शिकायत नहीं थी।
हालांकि उन्हें ज्यादा अनुभव अंक नहीं मिले, फिर भी वे दोनों एक एक स्तर ऊपर पहुंचने में कामयाब रहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन आइंसवर्थ। जाति आधा एल्फ। वर्तमान व्यय 1,46,283 बटा 1,46,283। लेस देन डार्क मेज लेवल 11 ग्रेटर देन। वर्तमान कार्य अनुभव 455 बटा 13,316। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम एला। प्रजाति अंगोरियन युद्ध आइबेक्स। स्तर 11। लेस देन शक्ति 51 ग्रेटर देन। लेस देन चपलता 108 ग्रेटर देन। लेस देन जीवन शक्ति 50 ग्रेटर देन। लेस देन बुद्धिमत्ता 40 ग्रेटर देन। लेस देन निपुणता 30 ग्रेटर देन। वर्तमान व्यय 21,894 बटा 26,632। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नस्ल अंगोरियन बकरी। स्तर 21। लेस देन शक्ति 10 ग्रेटर देन। चपलता 28। लेस देन जीवन शक्ति 10 ग्रेटर देन। लेस देन बुद्धिमत्ता 2 ग्रेटर देन। लेस देन निपुणता 2 ग्रेटर देन। वर्तमान व्यय 7,033 बटा 42,508। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कल हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। विलियम ने जम्हाई लेते हुए अपनी मां एला को गले लगाकर सोने की कोशिश की। शुभ रात्रि मां। मी है। एला ने विलियम को शुभ रात्रि कहने के लिए उसके चेहरे के किनारे को सहलाया। बकरी का बाड़ा बिल्कुल शांत था और उसकी दीवारों के भीतर केवल विलियम और बकरियों की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी जब वे सो रही थी। एला ने अपने विद्यार्थियों को कोमल दृष्टि से देखा और फिर उसने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विंडकीप गढ़ के पास कहीं एक भयंकर युद्ध चल रहा था। जेम्स लोन्ट के मास्टर्स के साथ मिलकर बीस्ट टाइड के बिग शॉट्स को दूर से ही निशाना बना रहे थे। वे राक्षसों का ध्यान भटकाकर हेलन साम्राज्य के आक्रमण को बीस्ट टाइड की युद्ध संरचना को तोड़ने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। नोट: काइटिंग एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर गेम में तब किया जाता है जब आप दुश्मनों पर सुरक्षित दूरी से हमला करते हैं ताकि वे आप पर पलटवार न कर सकें। वे कमीने इस समय बहुत गुस्से में होंगे। जेम्स ने जॉन, ब्लिट्स और लोन्ट के प्रेरी ट्रेंट को हवा से राक्षस सेना की पंक्तियों को परेशान करते हुए देखकर हंसते हुए कहा। सेंटिनल स्नाइपर क्लास के जॉब एडवांसमेंट में से एक था। इस जॉब प्रोफेशन में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी पड़ती थी और वह थी अकेले ही एक वयस्क ड्रैगन को मारना। असल में सेंटिनल्स ड्रैगन स्लेयर थे और महाद्वीप के हर गुट में एक सेंटिनल उनकी सेना में शामिल होना चाहता था। दक्षिणी महाद्वीप में केवल 2 ही ड्रैगन स्लेयर थे। एक ट्रेंट था और दूसरा एक अलग राज्य में सेवा कर रहा था। अपने वाहन थंडर पर बैठा मार्कस सहमति में सिर हिलाया। हम खुशकिस्मत हैं कि बीस्ट टाइड का बिग बॉस एक फ्लड ड्रैगन था। ट्रेंट की हरकतों के कारण वह राक्षसों की सेना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सका। फिर भी ये राज्य के लिए एक बहुत कठिन लड़ाई होगी, जेकिल ने टिप्पणी की। बीस्ट टाइड के पास हॉपी क्वीन है जो हवा से सेना का नेतृत्व करती है। जमीन पर उनके पास लेमिया क्वीन और गार्म है जो कमान संभालते हैं। इन दोनों को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि वे बहुत चालाक राक्षस हैं। शराब का घड़ा पकड़े एक भिक्षु ने सहज भाव से कहा, जब तक हम बाढ़ के राक्षस को व्यस्त रखते हैं तब तक सब ठीक है। मेरी भविष्यवाणी के अनुसार इस युद्ध का विजेता 2 दिनों में तय हो जाएगा। ड्वेन, तुमने राक्षसों की सेना के सभी बड़े बड़े योद्धाओं को देख लिया है। जेम्स ने उस भिक्षु की ओर देखा जो अपने हाथ में रखे शराब के घड़े से खुशी खुशी पी रहा था। हमें ज्यादा से ज्यादा 3 से निपटना होगा। हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ड्वेन ने डकार ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बेशक हमें बाढ़ के अजगर को पकड़ना होगा। यह सबसे अच्छा शिकार है और हम इसे रईसों को नहीं लेने दे सकते। जहां तक आखिरी 2 की बात है, मुझे लगता है कि ओरुब्रोक सुनहरा बंदर और एम्फिसबेना 2 सिर वाला सर्प लोन्ट में बहुत मददगार साबित होंगे। मैं एम्फिसबेना के बारे में तो समझ सकता हूं, लेकिन ओरुब्रो, उस पर तो बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। जेम्स ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जवाब दिया। उस सुनहरे बंदर का एक ही मुक्का विंडकीप गढ़ की दीवारों को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। अरे हाँ बॉस, ड्वेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं एक साथी जानवर की तलाश में हूं और वह बंदर ही है जिसे मैं हमेशा से चाहता था। उसका यहाँ प्रकट होना एक सौभाग्यशाली संयोग है। क्या आप सहमत नहीं है? तुम्हारी भूख अभी बहुत तेज है, जेम्स मुस्कुराया। इसे काबू करने में तुम कितने आश्वस्त हो? बॉस से यही उम्मीद थी, ड्वेन मुस्कुराया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में दबाया। मैंने इस दिन के लिए कई सालों से तैयारी की है। मैं अकेले ही उस बंदर से निपट सकता हूँ। मुझे बस सभी से और बॉस से इतना अनुरोध करना है कि उसे हमारी तरफ लुभाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे आसानी से काबू कर लूंगा।
ठीक है, जब हेलेन साम्राज्य अपना पूरा आक्रमण शुरू करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, जेम्स ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रात तेजी से बीत गई और जेम्स और बाकी लोग घात लगाकर बैठे रहे। वे डाकुओं के एक गिरोह की तरह खजाने के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए इस लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय था। उन्हें बस इतना करना था कि इस अफरा तफरी में जितना हो सके उतना फायदा उठाएं और विजयी होकर लौट जाएं। चैप्टर 58 अस्वीकरण। यह अध्याय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यदि आप गुलामी, यातना और हिंसा सहन नहीं कर सकते तो अध्याय 61 पर जाएं। अपने जोखिम पर पड़ें। मास्टर, आपको आज बहुत खूबसूरत देखकर अच्छा लगा, विलियम ने मुस्कुराते हुए सेलिन का अभिवादन किया। सेलिन पहली मंजिल पर सोफे पर बैठी थी। उसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर के हर हिस्से को ढके हुए थी, सिवाय गर्दन और सिर के। फिर भी यह पोशाक सेलिन के खूबसूरत कर्व्स को छिपा नहीं पाई, जिन्हें देखकर विलियम मंत्रमुग्ध हो गया। सेलिन की नजर में विलियम अभी बच्चा ही था, इसलिए उसने उसकी प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उस छोटे लड़के को पास आने का इशारा किया। चूंकि तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें बदले में उपहार दूं, सेलिन ने अपने संग्रह कक्ष से एक सुंदर हार निकालते हुए कहा। यह मेरे शिष्य के रूप में तुम्हारा उपहार है। इसे गर्व से अपने गले में पहनो। विलियम ने कॉलर स्वीकार किया और अपनी कुशलता से उसका आकलन किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विस्टेरिया का आवरण। सिल्वर मून महाद्वीप के एक एल्फ मास्टर द्वारा गढ़े गए मित्रिल से बना एक अलंकृत हार। इस कॉलर में रूनिक भाषा अंकित है, जिसके अनुसार इसे पहनने वाला व्यक्ति 4 साल के लिए सेलिन डाय विस्टेरिया का गुलाम बन जाता है। अभिशापों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता 50% तक बढ़ जाती है। इसे सेलिन डाय विस्टेरिया के अलावा कोई नहीं हटा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ह्योक। विलियम ने कॉलर पर लिखी जानकारी पढ़ते ही लगभग उसे अपने हाथों से गिरा दिया। मां गुरुजी, यह हार बहुत कीमती है, विलियम हकलाते हुए बोला। कृपया अपने इस विनम्र शिष्य को अपना यह उदार उपहार अस्वीकार करने की अनुमति दें। मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूं। फिर उसने जल्दी से कॉलर वापस करने की कोशिश की, लेकिन सेलिन की मुस्कान ने उसे वहीं रोक दिया। ये क्या है? सेलिन ने पूछा। मैंने ये तोहफा खास तुम्हारे लिए तैयार किया है और तुम इसे पहनने का इरादा नहीं रखती हो। गुरुजी, यह विनम्र शिष्य इसके योग्य नहीं है, विलियम ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। धिक्कार है। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मैं गुलामी का पट्टा क्यों पहनूं? महाराज, मैं गुलाम बनने से इनकार करता हूं। सेलिन मुस्कुराई, लेकिन विलियम पर टिकी उसकी आंखें गुस्से से चीख रही थीं। छोटे विल, क्या तुम अपने मालिक के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो? गुरुजी के आदेशों का पालन करना मुझे सहर्ष स्वीकार्य होगा, विलियम ने आदरपूर्ण और न्यायपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। परंतु गुरुजी ने मुझे जो अद्भुत वरदान दिया है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात पर जोर देता हूं कि यह आपके पास होना चाहिए। तो फिर मैं इस उपहार को दिल से संजो कर रखूंगा। विलियम ने जल्दबाजी में विस्टेरिया का हार अपनी विजय की अंगूठी के अंदर रख दिया, लेकिन जादुई कलाकृति उसके अंदर समाहित होने से इनकार कर रही थी। सेलिन इस दृश्य को मजे से देख रही थी। विलियम ने कॉलर को स्टोरेज रिंग में जबरदस्ती लगाने की कोशिश में खूब जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विलियम, इसे पहनो, सेलिन ने आदेश दिया। अगर तुम इसे पहनोगे तो मैं तुम्हें अतिरिक्त इनाम देने का वादा करती हूँ। गुरुजी, कोई बात नहीं, मुझे किसी अतिरिक्त पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, विलियम ने नेक भाव से कहा। आपका शिष्य होना ही मेरे लिए पर्याप्त पुरस्कार है। बच्चे, क्या तुम इसे पहनोगे या मुझे तुम्हें जबरदस्ती पहनाना पड़ेगा? मैं इसे नहीं पहनूंगा। हाँ, लगता है तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितने दिखते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे घर में कदम रखते ही तुम्हारा भाग्य तय हो गया था। सेलिन ने सारे दिखावे त्याग दिए और विलियम पर एक ऐसा जादू कर दिया जिससे वह स्तब्ध रह गया। लड़के का अकड़ा हुआ शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके पास खड़ी एला चौंक गई। एला को एहसास हुआ कि उसका बच्चा खतरे में है, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए तुरंत सेलिन की ओर दौड़ लगाई। हालांकि काली जादूगरनी को पहले से ही इसका अंदाजा था। सेलिन की उंगलियों से एक नीली गेंद निकली और एकदम करीब से एला को जा लगी। देखते ही देखते बकरी गहरी नींद में जमीन पर गिर पड़ी। माँ, विलियम चिल्लाया। माँ मालिक, आप ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हालांकि उसका शरीर हिल नहीं सकता था, लेकिन उसका मुंह जो चाहे बोलने के लिए स्वतंत्र था। मैं बस अपने गुरु शिष्य के रिश्ते को मजबूत कर रही हूँ, सेलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब नन्हे विल, तुम्हारे मेरे गुलाम बनने का समय आ गया है। जब बारबातोस ने विलियम से कहा कि सेलिन पागलपन की हद पार कर चुकी है, तो विलियम को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। अब उसे इस बात में कोई शक नहीं था कि उसकी मालकिन वाकई पागल थी।
उसका 10 साल के लड़के को गुलाम बनाने की कोशिश करना, वो भी बिना किसी अपराध बोध के, उसके चेहरे पर मुस्कान लिए देखना बहुत डरावना था। सेलिन ने विलियम के हाथ से मित्रिल का हार ले लिया और उसे विलियम के गले में पहनाने ही वाली थी कि लड़के ने उससे एक सवाल पूछ लिया। गुरुजी, ऐसा क्यों? विलियम ने पूछा। आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? उस छोटे लड़के ने अन्याय से भरे चेहरे से सेलिन की ओर देखा। जब वह अपनी शिकायतें बता रहा था तो सेलिन को उसकी आंखों से आंसू छलकते हुए दिखाई दिए। छोटे विल, मेरे बारे में बुरा मत सोचो, सेलिन ने रेशम जैसी कोमल आवाज में कहा। बस बात यह है कि मेरा प्रयोग इसलिए असफल हो गया क्योंकि तुमने मुझे उस महत्वपूर्ण चरण में परेशान कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं, मैंने उन सामग्रियों को इकट्ठा करने में कई साल लगाए थे। मैंने इन्हें पाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए और बदले में मुझे क्या मिला? मगरमच्छ की खालों का ढेर। मेरे नन्हे शिष्य, इसे समतुल्य विनिमय नहीं कहते। सेलिन ने विलियम के चेहरे को सहलाते हुए कहा, या तो तुम्हारे दादाजी मुझे पूरा पैसा चुका दें या फिर तुम्हें अपने जीवन के 4 साल मेरी सेवा में बिताने होंगे। दोनों ही मामलों में लूंट की रक्षा में मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। फिर भी क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है? विलियम ने तर्क का प्रयोग करने की कोशिश की। जिंदगी कब से निष्पक्ष हो गई? सेलिन ने पूछा। फर्श पर पड़े लड़के को देखते हुए उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। छोटे विल, तुम्हें निष्पक्षता का कोई अंदाजा नहीं है। जिंदगी कभी निष्पक्ष नहीं रही। कुछ लोग जीने के लिए भीख मांगते हैं और कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। दोनों इंसान हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां आसमान और जमीन जैसी हैं। विलियम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ये तय कर सकता है कि क्या उचित है और क्या नहीं, और वही है जिसके पास ज्यादा ताकत है। सेलिन के कोमल और नाजुक हाथों ने विलियम के गाल को सहलाया। अभी मेरी मुट्ठी ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए मैं तुम्हें धमका सकती हूं। यही ताकतवरों का नियम है। विलियम की हताश निगाहों को देखकर सेलिन ने उससे बहस करना बंद कर दिया और उसके गले में गुलामों का पट्टा डाल दिया। कमरे में एक जोरदार क्लिक की आवाज गूंजी और विलियम के गले पर मित्रिल का पट्टा चमक उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन चेतावनी, होस्ट को गुलाम बनाया जा रहा है। ग्रेटर देन, लेस देन ओपनिंग सिस्टम के रक्षात्मक उपाय। ग्रेटर देन, लेस देन चेतावनी, सिस्टम की वर्तमान रैंक दास्ता प्रक्रिया को रद्द करने के लिए अपर्याप्त है। ग्रेटर देन, लेस देन दास्ता की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ग्रेटर देन, लेस देन मेजबान अब सेलिन डायविस्टेरिया का गुलाम है। ग्रेटर देन, लेस देन दास्ता की अवधि 4 वर्ष। ग्रेटर देन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम को लगा जैसे उसकी चेतना धुंधली हो रही हो और उसकी नजरें परावर्तित हो रही हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकल रही है। उसने अपना सिर उठाकर उस खूबसूरत महिला को देखने की कोशिश की जो उसे नीचे देख रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि पहले ही धुंधली हो चुकी थी। सो जाओ, एक कोमल और लगभग संगीतमय आदेश उसके कानों तक पहुंचा। जब तुम जागोगे तब तुम्हारा प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। जब विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया तो सेलिन ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। कुछ मिनट पहले उसके चेहरे पर जो ठंडा और घमंडी भाव था वह अब गायब हो गया था। इसके बजाय उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी जब उसने अपने इकलौते शिष्य को देखा। मुझे माफ करना विलियम, सेलिन ने मन ही मन कहा। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह वह दीक्षा है जिससे सभी डार्क मैजिस को गुजरना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना नाराज हो, मैं सब सह लूंगी। एक गुरु के रूप में यही मेरा कर्तव्य है। ओलिवर नाम का तोता बंदर अपनी जगह से विलियम को देखता रहा और मन ही मन आह भरी। उसकी मालकिन कभी कभी अजीब हरकतें करती थी, लेकिन वह जानता था कि वह बहुत दयालु और स्नेहशील इंसान थी। वफादार रक्षक जानता था कि सेलिन ये सब विलियम की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन ये बात वह लड़के को नहीं बता सकता था। ओलिवर ने फिलहाल स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। एकमात्र समस्या विलियम का परिवार था। पैरे मनकी को पूरा यकीन था कि सेलिन की मनमानी कार्रवाई से आइंसवर्थ परिवार निश्चित रूप से क्रोधित होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चैप्टर 59। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। मैं कहाँ हूँ? विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि जगह अंधेरी थी, उसकी रात्रि दृष्टि सक्रिय हो गई थी और इससे उसे अपने आसपास का जायजा लेने में मदद मिली। एक नजर में ही उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बता दिया कि वह कहीं भूमिगत होना चाहिए। जब उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ और पैर धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे। उसने खुद को जंजीरों से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति उन्हें छुड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मी है, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी और विलियम ने जल्दी से अपनी दाहिनी ओर देखा। माँ, क्या तुम ठीक हो?
मी है। एला के पैर और गर्दन जंजीरों से जकड़े हुए थे जिससे उसके लिए खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। एला विलियम से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए अगर वह अपनी जंजीरें नहीं तोड़ पाती तो विलियम के लिए ऐसा करना और भी मुश्किल हो जाता। आखिरकार तुम जाग गए, सेलिन की आवाज कमरे में गूंजी और विलियम को उसमें हल्की सी हंसी सुनाई दी। खुद को उन बंधनों से मुक्त करने की कोशिश मत करो। ये जंजीरें एडमेंटियम से बनी हैं और इनमें जादुई भाषाएं इसलिए डाली गई हैं ताकि तुम जादू का इस्तेमाल न कर सको। मालिक, मुझे कैद करने की परवाह नहीं, लेकिन कृपया मामा एला को छोड़ दीजिए, विलियम ने विनती की। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चोट मत पहुंचाइए। मी है। एला ने असहमति जताते हुए कहा। वह विलियम को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, चाहे सेलिन उसे उसकी बेड़ियों से मुक्त ही क्यों न कर दे। कितना मार्मिक है, सेलिन ने उत्तर दिया। यह पहली बार है जब मैंने किसी इंसान को, नहीं, एक अर्ध एल्फ को बकरी को अपनी मां कहते देखा है। जहां तक आपकी विनती का सवाल है, क्षमा कीजिए, मेरा आप दोनों को मुक्त करने का कोई इरादा नहीं है। आपके गुरु के रूप में मेरे लिए आपको उचित शिक्षा देना आवश्यक है। ओलिवर, छोटे विल का बुनियादी प्रशिक्षण मैं आप पर छोड़ती हूँ। तोता बंदर पता नहीं कहां से कमरे में प्रकट हुआ। फिर वह हवा में मंडराने लगा और विलियम और एला को एक भयावह मुस्कान दी। शुभ दिन, मैं ओलिवर आज आपका प्रशिक्षक रहूंगा, ओलिवर ने कहा। आपका पहला प्रशिक्षण शापों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करना है। बिना किसी देरी के कष्ट का अपना पहला अनुभव ले। रे को भ्रमित करो, ओलिवर चिल्लाया और उसकी आंखों से लाल रोशनी की 2 किरणें निकली। किरण विलियम के शरीर पर पड़ी और लड़के का चेहरा तुरंत भावहीन हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वह चीखने लगा और अपनी जंजीरों में छटपटाने लगा। कन्फ्यूज रे एक डार्क मैजिशियन की ऐसी शक्ति थी जो अपने लक्ष्य को उन्मादी अवस्था में पहुंचा सकती थी। विलियम इस समय बेकाबू अवस्था में था। वह एक पागल व्यक्ति की तरह गुर्रा रहा था और चिल्ला रहा था जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। मी है। विलियम की हालत देखकर एला गुस्से से चीख पड़ी। उसका बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त था और धातु की जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी त्वचा पर चोट के निशान दिखने लगे थे। चिंता मत करो, तुम्हारा भी यही हाल होगा, ओलिवर ने टिप्पणी की। रे को भ्रमित करो, एला भी नहीं बच पाए और लाल रंग की एक किरण सीधे उसके शरीर के बीचों बीच जा लगी। मी। विलियम की तुलना में एला की बेकाबू अवस्था कहीं अधिक उग्र थी। एला को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके शरीर से खून बह रहा है या नहीं, वह बेधड़क होकर अपनी जंजीरों को झटक रही थी। वह छटपटा रही थी, करवटें बदल रही थी, लात मार रही थी और चीख रही थी, और उसी दौरान वह एक अंगोरियन युद्ध इबेक्स में परिवर्तित हो गई। ओलिवर और सेलिन ये सब उदासीनता से देखते रहे। डार्क मैजिशियन होने के नाते एक समय ऐसा भी था जब उन्हें भी कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। ओलिवर, जब वे होश में आ जाएं तो उन पर कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करते रहना। तुम उनकी सहनशक्ति का अंदाजा लगाना तो जानते ही हो, है ना? हाँ मालकिन। अच्छा, सेलिन ने सिर हिलाया। मैं उनके प्रशिक्षण का पहला चरण तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। पूरा होने पर मुझे फोन कर देना। आपकी इच्छा के अनुसार महामहिम, ओलिवर ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। उस दिन विलियम 50 से अधिक बार बेकाबू हो चुका था। वह अपने बंधनों पर गिर पड़ा, उसके होठों से लार टपक रही थी। एला की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, बल्कि उससे भी बदतर। अत्यधिक हलचल के कारण उनकी कलाई और टखनों से खून बह रहा था, लेकिन दर्द इतना तीव्र नहीं था कि वे बेहोशी की अवस्था से बाहर आ सके। ओवन ने आह भरते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसने विलियम और एला की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और फिर उनके शरीर पर लगी चोटों का उपचार किया। उसने उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर एक विशेष औषधि पिलाई। इस औषधि से उन्हें 3 दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह उनके शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। यह सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ के हृदय, जिगर और रक्त से बना एक औषधि था। सेलिन ने विलियम के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में ओवन को पहले ही बता दिया था। उसका काम प्रशिक्षण के दौरान लगी चोटों को ठीक करना और यह सुनिश्चित करना था कि वे भूख और भूखमरी से न मरे। जीवन जादूगरों की तुलना में अंधकार जादूगरों का प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है, ओवन ने अपना काम खत्म करते हुए आह भरी। मुझे बस उम्मीद है कि सेलिन अपने प्रशिक्षण से लड़के को तोड़ न दे। 1 सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया और आखिरकार लोगों का एक समूह लोन शहर की ओर चल पड़ा। हम आखिरकार वापस आ गए हैं, जेम्स ने अपने इलाके की हवा में सांस लेते हुए कहा। घर जैसा सुकून कहीं नहीं। जेम्स इस समय ओरुब्रो गोल्डन एप के बाएं कंधे पर बैठा था और वहां से लोन शहर को निहार रहा था। मैं बाकी लोगों को हमारे आने की सूचना दे दूंगा, जॉन ने घोषणा की। उसका साथी जानवर ब्लिट्स चीखते हुए समूह से आगे उड़ गया। मैं भी चलूंगा, मार्कस ने थंडर को अपनी गति बढ़ाने के लिए कहते हुए कहा। जेम्स और पीछे छूटे 8 लोग धीरे धीरे लोंट पहुंचे। जब विशालकाय सुनहरा बंदर शहर के बाहर प्रकट हुआ तो हर तरफ हलचल मच गई।
वह शक्तिशाली जानवर इतना प्रभावशाली दिख रहा था कि हर कोई उसे विस्मय और प्रशंसा की निगाहों से देख रहा था। ड्वेन, जिसने इसे अपने साथी जानवर के रूप में वश में करने में सफलता प्राप्त की थी, गर्व से मुस्कुराया। मिलेनियल बीस्ट में गोल्डन एप को उसकी बहुमुखी युद्ध क्षमता के कारण एसएस क्लास स्पिरिट टियर के मध्य में माना जाता था। यह एकमात्र ऐसा जानवर भी था जो अपनी तर्कशक्ति खोए बिना उन्माद कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। उन्माद कौशल बरसेर्क का उन्नत संस्करण है। बरसेर्क कौशल उपयोगकर्ता की तर्कशक्ति को छीन लेता है, बदले में उसकी शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। बरसेर्क के समान उन्माद कौशल भी जानवर की शक्ति को 5 गुना बढ़ा देता है। ओरोब्रो एकमात्र ऐसा स्पिरिट बीस्ट था जो उन्माद की अवस्था से अप्रभावित था, जिसकी वजह से वह एक शक्तिशाली और घातक हत्यारा बन गया था। बहुत कम राक्षस ही उसका सामना कर पाते और उसकी मार से बच पाते। इसीलिए जब भीषण लड़ाई चल रही थी, तब ड्वेन ने हर किसी से इसे सुरक्षित करने में मदद करने की गुहार लगाई। लोंट पहुंचने के बाद जेम्स और बाकी लोग आराम करने के लिए अपने अपने आवास पर लौट गए। उन्होंने जिस लड़ाई का सामना किया था वह काफी भीषण थी, लेकिन उसका फल सार्थक रहा। बूढ़ा व्यक्ति अच्छे मूड में था और गुनगुनाते हुए एंसेवर्थ निवास की ओर चल पड़ा। मोड्रेड अपने पिता के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र तक गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई उसे नहीं रोकेगा तो वह बेकाबू हो सकते हैं। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में लोंट की जिम्मेदारी ओवन को सौंप दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी अनुपस्थिति में भी वह सब कुछ संभाल लेगा। जब दोनों आदमी अपने घर पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत हेलेन ने किया। आपका फिर से स्वागत है महोदय और युवा स्वामी, हेलेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हेलेन, सब कैसा चल रहा है? जेम्स ने पूछा। क्या मेरा बेवकूफ पोता ठीक है? हेलेन ने चिंता भरे लहजे में कहा। छोटा विल 1 हफ्ते से घर नहीं लौटा है। वह फिलहाल सेलिन के घर पर है। जब मैं उससे मिलने गई तो मुझे सिर्फ सेलिन ही मिली। उसने बताया कि छोटा विल इस समय ट्रेनिंग ले रहा है और उसे किसी का भी दखल नहीं देना चाहिए। अरे ट्रेनिंग? जेम्स मुस्कुराया। रुको, सेलिन विलियम को ट्रेनिंग क्यों दे रही है? अरे क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था महाराज? हेलेन ने उलझन में अपना सिर झुकाया। मुझे लगा कि महाराज को पता था कि सेलिन ने विलियम को अपना शिष्य बना लिया है। हो टिल्डर, जेम्स ने अपने बेटे मोड्रेड को देखते हुए अपनी दाढ़ी से खेलते हुए कहा। क्या यह सच है कि विलियम 1 हफ्ते से घर नहीं आया था? मोड्रेड ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, हेलेन ने उत्तर दिया। युवक स्वामी, सच कहूं तो मुझे उनकी चिंता है। जेम्स हंसा और हेलेन के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए विलियम का हालचाल ले आता हूं। दोपहर के खाने में मेरे पसंदीदा व्यंजन जरूर बनाना। मुझे बहुत भूख लगी है। हेलेन समझ गई। हेलेन मुस्कुराई। मैं सर की विजयी वापसी के लिए एक शानदार दावत तैयार करूंगी। मुझे इसका इंतजार रहेगा। जेम्स ने आंख मारी। फिर वह दक्षिण की ओर चल पड़ा जहां सेलिन का घर स्थित था। चैप्टर 60। सेलिन, इसका क्या मतलब है? विलियम के गले में मित्रिल का पट्टा देखकर जेम्स दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को गुलाम बनाने की? जब जेम्स सेलिन के घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने विलियम को उदास चेहरे के साथ बरामदा साफ करते देखा। उसके जैसे व्यक्ति के लिए यह पहचानना बहुत आसान था कि विलियम के गले में बंधा पट्टा गुलामों का पट्टा था। वह अपने पोते को गोद में लिए हुए क्रोधित चेहरे के साथ घर के अंदर घुस गया और घर के मालिक को पुकारने लगा। सेलिन, बाहर आओ। अगर तुम नहीं निकली तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। जेम्स ने धमकी दी। हम बुरे आदमी, मैं देखना चाहूंगी कि तुम मेरे घर का कुछ बिगाड़ कर दिखा पाओ, सेलिन ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जवाब दिया। जेम्स ने उस खूबसूरत महिला को घूरते हुए विलियम की गर्दन की ओर इशारा किया और कहा, इसका क्या मतलब है? युवती, अगर तुम मुझे सही स्पष्टीकरण नहीं दोगी तो मेरे पास अपने पोते को परेशान करने के लिए तुम्हें दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक उचित स्पष्टीकरण। सेलिन मुस्कुराई। ठीक है, ये रहा आपका उचित स्पष्टीकरण। सेलिन जेम्स की ओर बढ़ी और उसके चेहरे पर एक स्क्रॉल फेंक दिया। जेम्स ने चिढ़कर सेलिन के हाथ से वह पत्रक लिया और उसकी सामग्री पढ़ी। एक ड्रैगन का हृदय, महान यूनिकॉर्न के 3 सींग, एक लड़ाकू जिनका आत्मा केंद्र, कुनपेन के 6 शल्क, ताउटाइट का 1 दांत। जेम्स की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने स्क्रॉल पर लिखी बाकी सामग्री को पढ़ना जारी रखा। ये सामग्रियां हैं? जेम्स ने पूछा। हाँ, सेलिन ने उत्तर दिया। ये वही सामग्रियां हैं जो मैंने अपने प्रयोग के दौरान खो दी। क्या आप जानते हैं, बुरे आदमी, मैं सफलता के बस एक कदम दूर थी जब आपके पोते ने मुझसे लोंट को बचाने के लिए गिड़गिड़ाया और विनती की। लोंट को बचा लिया? जेम्स ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरे जाने के दौरान कुछ हुआ क्या? सेलिन के होठों के कोने तिरछी मुस्कान में बदल गए। छोटे विल, अपने दादाजी को उस घटना के बारे में बताओ जो तब घटी जब वह कुछ मुनाफा कमाने के लिए बाहर गए थे। विलियम ने आह भरी, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण उसे सच बोलना ही था।
उसने अपने दादाजी को पूरी कहानी सुनाई और अपनी अनुपस्थिति में हुए काले मगरमच्छों के हमले के बारे में सब कुछ बताया। जेम्स का चेहरा लाल से हरा हो गया जब उसे पता चला कि उसकी लापरवाही के कारण लोंट लगभग नक्शे से मिट चुका था। अगर सेलिन ने हस्तक्षेप न किया होता तो वह और उसके साथी खंडहरों से भरी जगह पर लौट आए होते। बूढ़े साहब, अगर आप मेरे नुकसान की भरपाई कर दें तो मैं विलियम के गले से पट्टा हटा दूंगी, सेलिन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। मुझे पैसे दे दीजिए और हम सब ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि यह सब कभी हुआ ही नहीं। जेम्स ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए अजीब सी खांसी की। विलियम, याद रखो, एक आदमी को अपने कर्ज चुकाना सीखना ही पड़ता है। दादाजी, आप मेरी जगह मेरे सारे कर्ज क्यों नहीं चुका देते? अरे बेवकूफ, तुम अपने दादाजी से इतनी मेहनत करने को कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं गठिया से पीड़ित हूँ? बकवास। वुल्फ टाइड के खिलाफ लड़ते समय मैंने तुम्हें गठिया से पीड़ित नहीं देखा। तुम तो बिल्कुल किशोर की तरह तंदुरुस्त थे। अकृत घन पोते। जेम्स ने विलियम के कपड़े पकड़े और उसे एक हाथ से ऊपर उठा लिया। क्या तुम भूल गए कि जब तुम छोटे बच्चे थे तब मैंने ही तुम्हें दूध पिलाया था? बुजुर्ग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? विलियम दहाड़ा। बचपन में मुझे दूध पिलाने वाली माँ एला थी। अरे मूर्ख, तुम्हारी माँ एला को तो मैंने पाला पोसा था। क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें दूध पिलाया था तो इसका मतलब है कि मैंने ही तुम्हें दूध पिलाया। कृतघ्न पोते। बेवकूफ बूढ़े आदमी, अगर हिम्मत है तो मुझसे 200 राउंड तक लड़ो। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो, लड़के। वह मूर्ख दादा और पोता दो बंदरों की तरह आपस में कुश्ती करने लगे। यहां तक कि तोता बंदर ओलिवर को भी मानना पड़ा कि वे दोनों सचमुच एक दूसरे से संबंधित हैं। 5 मिनट बाद दोनों मूर्ख एक दूसरे को घूरते हुए हौंफने लगे। फिर जेम्स ने अनिच्छा से अपनी निगाहें हटाई और सेलिन की ओर देखा। वह कितने वर्षों तक तुम्हारा गुलाम रहेगा? 4 साल। बेशक, अगर आप मुझे समय से पहले भुगतान कर दे तो मैं उसे कभी भी रिहा कर सकता हूं। सिर्फ 4 साल? जेम्स ने सवाल किया। हाँ, सिर्फ 4 साल। सेलिन ने सिर हिलाया। जेम्स खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक किए। ठीक है, हमारा सौदा हो गया। माफ कीजिए। विलियम ने अपने दादाजी के पेट पर मुक्का मारा। इस मामले में मेरी राय क्यों नहीं? जेम्स ने विलियम को पकड़ा और उससे बात करने के लिए उसे घर के बाहर ले गया। जब बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उनकी बातचीत कोई नहीं सुन पाएगा तो उसने विलियम को गंभीरता से देखा। सुनो विलियम, मैं समझता हूं कि अभी तुम्हारे लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन धैर्य रखो, जेम्स ने गंभीर भाव से कहा। तुम्हारी गुरु सेलिन ने लोंट को बचाया। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन जब वह सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ और उसके साथियों से लड़ने गई थी तो उसे वास्तव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। क्या वाकई यह इतना बुरा है? विलियम ने पूछा। इस सूची को देखो। जेम्स ने विलियम को स्क्रॉल देते हुए आह भरी। इसमें लिखी हर चीज अनमोल है। जब हम राक्षसों के झुंड से लड़ने के लिए राज्य में शामिल हुए तो हमने बाढ़ के अजगर को हराने में कामयाबी हासिल की। उस सूची में मौजूद सामग्रियों में से एक अजगर का हृदय है। हालांकि दिल हमारे पास है, पर यह सिर्फ मेरा नहीं है। यह वह इनाम है जो समूह ने ट्रेंट को बाढ़ के अजगर को एक महत्वपूर्ण समय पर मारने में उसकी मदद के लिए देने का फैसला किया था। वहां सूचीबद्ध हर चीज एसएस क्लास की सामग्री है। इसका मतलब है कि इन्हें हासिल करने के लिए आपको सेंटेनियल, मिलेनियल और मायरीड बीस्ट्स का शिकार करना होगा। विलियम ने अपने हाथ में पकड़े हुए स्क्रॉल को देखते हुए मुंह बनाया। स्क्रॉल पर 25 से अधिक सामग्रियों की सूची थी। अगर उसके दादाजी की बात सच थी तो इसका मतलब था कि उन सभी को थोड़े समय में प्राप्त करना असंभव था। विलियम, मुझे बताओ, क्या सेलिन तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती है? जेम्स ने पूछा। जब से तुम उसके गुलाम बने हो तब से। क्या वह तुम्हारे साथ कुछ गलत काम करती है? दादाजी सुनिए, मालिक मुझे हर दिन प्रताड़ित करता है, विलियम ने शिकायत करते हुए कहा। उसने सेलिन के हाथों झेले अपने सारे बुरे अनुभवों के बारे में जेम्स को बताया। जेम्स ने शांत भाव से उसकी शिकायतें सुनी। विलियम ने घटनाओं को असलियत से कहीं ज्यादा भयावह बता दिया, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। क्या सच में? जेम्स ने शांत भाव से कहा। तो विलियम, मुझे बताओ, क्या तुम्हें उन अनुभवों से सचमुच कुछ भी हासिल नहीं हुआ? वो विलियम कहना चाहता था कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अगर उसने सच में ऐसा किया होता तो वह झूठ बोल रहा होता। क्या? जेम्स ने सीधे उस लड़के की आंखों में देखा। क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी हासिल नहीं हुआ? विलियम ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और आह भरी। मुझे कुछ तो मिला, लेकिन दादाजी, इससे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुमने ये कहावत सुनी है, जो चीज तुम्हें मार नहीं पाती वो तुम्हें और मजबूत बना देती है? जेम्स मुस्कुराया। ठीक यही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। तुम तकलीफ में हो, लेकिन साथ ही मजबूत भी हो रहे हो। आखिरकार, क्या ये अच्छी बात नहीं है? अपने पोते को आखिरकार शांत देखकर जेम्स मुस्कुराया और उसे जमीन से उठा लिया।
फिर उसने उसे अपने कंधों पर बिठाया और लूंट के ऊपर स्थित एक पहाड़ी पर ले गया। ये क्या है? विलियम ने दूर दिख रहे ओरोब्रो पर्वत की ओर इशारा करते हुए हौंफते हुए कहा। कितना बड़ा बंदर है। बंदर नहीं, ऐप है, जेम्स ने सुधार किया। यह एक ओरोब्रो है जो हमें तब मिला जब हम बीस्ट टाइड से लड़ने के लिए विंडकीप गड़ गए थे। मुझे भी एक चाहिए, विलियम ने चमकती आंखों से कहा। यह बहुत शानदार दिखता है। ये वाकई शानदार दिखता है, जेम्स ने सहमति जताई। ठीक उसी समय एला उन दोनों के पास पहुंची। उसे विलियम सेलिन के घर में नहीं मिला, इसलिए उसने उनके पीछे पीछे चलने का फैसला किया, जो उसे लूंट के ऊपर स्थित एक पहाड़ी पर ले गया। दूर से सुनहरे बंदर की शीतलता की प्रशंसा करने के बाद जेम्स विलियम को दोपहर के भोजन के लिए एंसेवर्थ निवास वापस ले गया। उनके पहुंचने पर एक शानदार दावत उनका इंतजार कर रही थी और विलियम ने बड़े चाव से भोजन किया। विलियम के गले में पट्टा देखकर मोड्रेड, अन्ना, लेया, सेड्रिक और हेलेन चौंक गए। वे सभी क्रोधित हो गए, लेकिन जेम्स ने स्थिति को ठीक से समझाया। हालांकि मोड्रेड, अन्ना और हेलेन अभी भी संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने जेम्स पर भरोसा करने और मामले को वहीं खत्म करने का फैसला किया। हालांकि इससे अन्ना और हेलेन को विलियम को बिगाड़ने से नहीं रोका जा सका और उन्होंने उसकी थाली में ढेर सारा मांस परोस दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर का भोजन समाप्त होने के बाद विलियम एला के साथ सेलिन के घर की ओर वापस चल पड़ा। अपने गुरु के निवास की ओर जाने वाले कम इस्तेमाल किए गए रास्ते पर चलते हुए उसके सामने वे दिन कौंध गए जब उसने अपना भयानक प्रशिक्षण झेला था। विलियम झूठ बोल रहा होता अगर वह कहता कि उसे सेलिन से कोई शिकायत नहीं थी। भला उसे शिकायत क्यों न होती? हालांकि प्रशिक्षण के अलावा उसके मालिक ने उसे कोई अनुचित काम करने का आदेश नहीं दिया था। वह मन ही मन आह भरता और खुद को समझाता कि 14 साल का होने के बाद उसकी गुलामी खत्म हो जाएगी। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए वह केवल अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा और काले जादू के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। ओलिवर अक्सर उसे ताने मारता था कि जो काले जादूगर उसी क्षेत्र के अभिशापों से प्रभावित है, उन्हें खुद को काला जादूगर कहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद विलियम को लगा कि तोते बंदर की बात में दम है। अगर वह श्रापों से अप्रभावित रह सकता है, तो भविष्य में समान स्तर के डार्क मैजिक से लड़ते समय यह उसके लिए एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। और शायद, बस शायद, वह दिन आएगा जब वह इतना मजबूत हो जाएगा कि अपने स्वामी को विश्वासघात के लिए दंडित कर सके।